हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले जेनेटिक्स, जो कि हमारा वही फर्स्ट लेक्चर होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले हम जेनेटिक्स के बारे में कुछ जान लें तो अच्छी बात है ना। क्योंकि अगर मैं पूछूं आपसे कि जेनेटिक्स का मतलब को क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, या फिर अगर बता पाते हैं तो अच्छी बात है। पर जैसे कि अगर मैं स्कूल का नाम लूँ या कॉलेजेस का नाम लूँ, तो आपको ये तो दिमाग में तुरंत आता है ना कि स्कूल है तो स्कूल के अंदर बुक्स हमें देखने को मिलेगा, बेंचेस देखने को मिलेंगे, टीचर देखने को मिलेंगे, एक्सेट्रा। तो जेनेटिक्स वर्ड से अगर आप लॉजिक लगाते हो कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। पर अगर कोई बात नहीं, अगर लॉजिक नहीं लगा पाते हो तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो बताने के लिए आया हूँ। तो जेनेटिक्स के बारे में हम क्या देखते हैं, तो जेनेटिक्स अगर आप वर्ड देखो, है ना, जेनेटिक्स इज वर्ड है। आप अगर उसको बीच से तोड़ दो तो हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर ही हमारा आंसर छुपा है, वो है जीन, है ना। तो जेनेटिक्स के अंदर अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, जीन के बारे में। और ये जीन क्या होता है, ये इसको इसका क्या फंक्शन है, वो हम इस चैप्टर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। तो मैं बता देता हूँ कि जो जीन है वो रहता कहाँ है। उससे पहले ये हमें जानना होगा कि हमारी बॉडी किससे बनती है। सेल से मिलकर के बना होता है, ये सबको पता है। अगर सेल का डायग्राम आपको देखना है तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का होता है। सेल के आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसके इनसाइड देखा जाए तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और इसी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम जानते हैं डीएनए के नाम से। क्या होता है, डीएनए। और डीएनए कैसे होते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड होता है, सबको पता होगा ये चीज़। नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस सब्र करो, इसके बाद वाला चैप्टर ही हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला है। उसमें अपन अच्छे से क्लियर करेंगे, डी क्योंकि वो चैप्टर जो है वो डीएनए के बेस्ट है। पर अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम पहले बात करना है। तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, ये जो डीएनए है आगे जाके एक क्रोमेटिड बनाता है। और ये सिंगल क्रोमेटिड बना दिया, अब उसी प्रोसेस को फिर से किया जाए तो ये जो डीएनए है फिर एक और क्रोमेटिड बनाएगा। तो जब दो क्रोमेटिड है ना, दो क्रोमेटिड जब मिलते हैं ना, तो एक क्रोमोसोम अपना बनता है। और ये जो क्रोमोसोम है आगे आगे जाकर के मियोसिस डिवीजन जब करते हैं तो वो गैमेट में टूट जाते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है फॉर्मेशन होता है, कि गैमेट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। ये जो डिवीजन है वो अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, जो कि 11th का टॉपिक है। पर आप जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्लीज हम जो चार्ट पहले मैंने बताया है उस चार्ट को ही फॉलो करो। इधर उधर जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पर अब मेरे को इस चैप्टर में जो बताना है मैं पहले वही बताता हूँ। तो इस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है, और हम सबको पता है गैमेट दो तरह के होते हैं, एक मेल एक फीमेल, है ना। तो इसके बारे में मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो आपको यहाँ तक तो ये पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में अपन किस तरह से हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे वो देखेंगे। और इस चैप्टर में सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर भी है, और दूसरी बात कि ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है। तो चलो इस एंजॉय करते हैं और बने रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं टॉपिक हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी कहता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आए हों। ठीक है, कोई भी चेंजेस ना हुआ हो, पर ऐसा हर बार होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो ना तो मदर में होते हैं ना तो फादर में होते हैं, पर वो प्रोजेनी में दिख जाता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देते हैं ऋतिक रोशन का, जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार है। उनके भी एक हाथ में 6 फिंगर हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स में नहीं है। लेकिन उन पेरेंट्स में नहीं है, फिर भी वो कैरेक्टर उनके पास तो आ गया ना। तो उसी के चेंजेस को कहते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी भी क्लियर हो गया अपना, वेरिएशन भी क्लियर हो गया। वेरिएशन का डेफिनेशन हो गया, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये तीनों। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनको नाम याद कर लेना है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, मेंडल हो। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का नाम है टी.एच. मॉर्गन। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं डब्ल्यू वैटसन को। ये तीनों नाम में आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, कौन मॉडर्न और कौन नॉर्मल। ठीक है, तो इसीलिए आप याद कर लेना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को ही कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं टी.एच. मॉर्गन को। और टी.एच. मॉर्गन ने एक टर्म दिया है लिंकेज का। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। और डब्ल्यू बैटसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बार बार कह रहे हैं, इसको वीवीआई लगा लेना, ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम्स में। थैंक, आगे आते हैं। ठीक है, और भी कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि देखो मैंडल ने जो था, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया था डी वेरिज ने, कॉन्स टेसेनमार्क ने। इसीलिए उनको कहते हैं री डिस्कवरी ऑफ मैंडल वर्क्स। ठीक है, उनके अलावा भी और कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। तो एनसीईआरटी में दी हुई है तो उसको कवर तो करना पड़ेगा। जैसे कि है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था स्वेटन एंड बोरी ने।
ठीक है। और टी एच मॉर्गन ने लिंकेज का टर्म दिया था, ये हमने पहले ही बता दिया। और एक्स बॉडी दी है हैंकिंग ने, ठीक है। यही तक साइंटिस्ट के नाम थे, यही साइंटिस्ट के नाम बस आपको याद रखने हैं, बाकी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेंडल के सक्सेस की। क्या मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और किसको सेलेक्ट किया था जिसके कारण उसे सक्सेस मिली थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि उन्होंने एक बार में 1 से 2 कैरेक्टर की ही स्टडी करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि उनका एक सब्सटिशियल रिकॉर्ड भी था। तीसरा बात ये कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था। क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था? क्योंकि वो पी प्लांट जो था वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे ट्रेड्स रहते हैं। तीसरी बात, वो बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल में ग्रो होता है, मतलब कि उनको एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को ही अपना एक्सपेरिमेंट के लिए सही माना था, ठीक है। अब भाई हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि मेंडेलियन ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स, ठीक है। तो ये मल्टीपल ट्रेड्स के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की थी, इसीलिए हम इस ट्रेड्स को कहते हैं मेंडेलियन ट्रेड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या क्या स्टडी किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो हम बात करते हैं पहले। जैसे ये टेबल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, एनसीईआरटी की टेबल है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर की बात करते हैं, द फ्लावर कलर, ठीक है। फ्लावर कलर है। फ्लावर कलर का मानना था इनका कि अगर डोमिनेंट ट्रेट होता है तो पर्पल होगा और रेसेसिव ट्रेट होगा तो वाइट होगा, ठीक है। अगर कैरेक्टर फ्लावर का पोजीशन पे आए तो हम देखेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट है तो एक्सियल और रेसेसिव ट्रेट है तो टर्मिनल होगा। सीड कलर भी आ जाता है येलो और ग्रीन। सीड की शेप की बात करें तो राउंड और व्रिंकल्ड होगा। पोड का शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड होगा। पोड का कलर ग्रीन और येलो होगा। देखो कंफ्यूज मत, सीड का कलर और पोड का कलर जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे सीड कलर जब बात करें डोमिनेंट ट्रेट के लिए येलो है, लेकिन पोड का कलर जो बात होता है तो ग्रीन है। उसी तरह सीड की कलर की बात करें तो रेसेसिव के लिए ग्रीन है, लेकिन पोड का कलर रेसेसिव के लिए येलो होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। लास्ट है स्टीम की लेंथ। अगर टॉल होगा तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर ड्वार्फ है तो इसका मतलब है रेसेसिव ट्रेट है। तो टोटल ट्रेट्स कितने हो जा रहे हैं? टोटल अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो 14 ट्रेट्स हैं। 7 डोमिनेंट ट्रेट और 7 रेसेसिव ट्रेट्स। और कैरेक्टर कितने हैं? 7। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर की स्टडी की थी? 7 कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था। कितने ट्रेट्स दिए थे? तो 14 ट्रेट्स दिए थे, 7 डोमिनेंट और 7 रेसेसिव। अब एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, पर्पल, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इसका मतलब क्या है ना। इतना सारा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये स्टीम की लेंथ याद कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो जरूर याद रखना कि स्टीम की लेंथ जो है वो डोमिनेंट के लिए टॉल होता है और रिसेसिव के लिए ड्वार्फ होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन इसी के हिसाब से बेस्ड है। अगर आप पूरा याद कर लेते हो तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, पर भी अगर आप कुछ नहीं चाहते तो ये तो एटलीस्ट याद कर ही लेना यार कि स्टीम की लेंथ जो है वो डोमिनेंट रेट के लिए टॉल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी के साथ। और जो स्टीम की लेंथ है वो रेसेसिव ट्रेट के लिए ड्वार्फ होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब एक दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक है होमोजाइगस क्रोमोसोम और एक होता है हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम। होमोजाइगस क्रोमोसोम का मतलब ही क्या होगा? होमो का मतलब क्या होता है? सिंगल, या तो बोलो सेम, ठीक है ना। होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि होमोजाइगस क्रोमोसोम क्या कहता है। होमोजाइगस क्रोमोसोम का कहना है कि अगर दो सेम ट्रेट के एलील अगर प्रेजेंट हों तो हम उसको कहेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम। देखो होमोजाइगस का मतलब ही आप समझ सकते हो, होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो सिंपल सी बात है, दो अगर सेम ट्रेट के एलील अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम कहेंगे उसको होमोजाइगस क्रोमोसोम। तो जैसे कि देखो ये कैपिटल टी है, मतलब क्या है यार? डोमिनेंट एलील है। ये भी कैपिटल टी है, मतलब क्या है? डोमिनेंट एलील है। दोनों कैसे हैं? दोनों सेम ट्रेट्स के हैं, तो हो गए होमोजाइगस। ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, मतलब दोनों के दोनों किस रेसेसिव ट्रेट के हैं, मतलब ट्रेट क्या है? दोनों का सेम है, मतलब ये भी कैसे क्रोमोसोम हो जाएंगे? होमोजाइगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम जैसे उसका अपोजिट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के एलील अगर आपस में अगर प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम है। जैसे कि एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, तो एक जो कैपिटल टी है वो कौन सा डोमिनेंट है और स्मॉल टी कैसा है? रिसेसिव है। तो दोनों कैसे हैं? डिफरेंट ट्रेट है ना। ये भी स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी है, ये भी दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के लिए प्रेजेंट है, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा? हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम हो जाएगा।
अब दिमाग में एक चीज और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हमने यहाँ जो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील पढ़ा तो इसमें सिर्फ एक ही टी देखा और इस पे है ना, डोमिनेंट एलील था तो कैपिटल टी माना, रिसेसिव एलील था तो स्मॉल टी माना, पर यहाँ पर हमने यहाँ कैपिटल टी क्यों लिख दिया, एक ही टी की मतलब एक ही एल क्यों यूज नहीं किया, है ना। क्वेश्चन तो आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यार हमने पहले ही बताया था कि जब डीएनए है ना, डीएनए आगे जाके क्या बनाता है, क्रोमेटिड बनाता है, क्रोमेटिड, और जब दो क्रोमेटिड मिलते हैं तब क्रोमोसोम बनता है। इसका मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम बनने के बीच एक क्रोमोसोम तभी बनेगा जब क्या है, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट हो। अब अगर दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है तो दो जीन भी तो होगा, तो जेनेटिक मटेरियल्स भी तो होंगे, डीएनए है ना, दो जीन भी तो होगा। अब दो जीन हैं तो जीन का ही तो अल्टरनेटिव फॉर्म एलील है, तो दो एलील भी होंगे, इसीलिए एक क्रोमोसोम में कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको होमोजाइगस क्रोमोसोम कहते हैं। जहां भी क्रोमोसोम होगा वहां पर हमें याद कर लेना है कि कितने एलील प्रेजेंट होंगे, दो एलील प्रेजेंट होगा, दो जीन होंगे, दो क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, वन क्रोमोसोम बराबर टू क्रोमेटिड इक्वल्स टू दो जीन इक्वल्स टू टू एलील्स। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है मेल एंड फीमेल्स क्रोमोसोम आर, मतलब मेल और फीमेल क्रोमोसोम कैसे हैं, हैप्लोइड है, डिप्लोइड है, ट्रिप्लोइड है या एन है। तो देखो, ऑप्शन देख के ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रिप्लोइड हमने वर्ड अभी तक पढ़ा नहीं है, मतलब ट्रिप्लोइड तो हो नहीं सकता। हैप्लोइड और ये भी एन का मतलब होता है हैप्लोइड, तो हैप्लोइड होने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन में मतलब एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझते हैं। ठीक है, क्या कि डिप्लॉयड हो कैसे सकते हैं। देखो, हमने थोड़ी देर पहले भी मतलब पढ़ा है कि यार गैमेट के बारे में, गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और गैमेट हैप्लॉइड कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता करता है, मियोसिस डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन करने के बाद वो इक्वल हाफ में बांट दे रहा था, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई में, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मतलब वो टूट रहे थे हैप्लॉइड में। तो पहले वो कैसे कंडीशन पे थे, डिप्लॉइड कंडीशन पे ही तो थे ना, तभी तो वो हैप्लॉइड में टूट रहे थे। इसलिए ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी पे। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन इज होमोजाइगस क्रोमोसोम। ठीक है, अभी हमने जस्ट होमोजाइगस क्रोमोसोम पढ़ा कि मतलब कि क्या है, दोनों के दोनों ट्रेट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल ट्रेट से बिलोंग करने चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, सिंगल एन है। सिंगल एन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोमोसोम के लिए हम दो क्रोमेटिड चाहिए, मतलब कि दो एलील भी चाहिए। तो यहाँ सिंगल एलील है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर टू एन है, टू एन मतलब डिप्लॉइड तो हो रहा है, पर यहाँ पर हमें वो चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है कि क्रोमोसोम कैसे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो एन है, ये तो हम मान सकते हैं कि ये कोई ट्रेट है, पर ये टू तो कोई ट्रेट है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है स्मॉल टी और कैपिटल टी, एक तो हमें ये भी क्रोमोसोम है, पर कैसे क्रोमोसोम है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कैपिटल टी है, दोनों के दोनों सेम ट्रेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा डी पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तो बहुत कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे। तो हमने अभी होमोजाइगस क्रोमोसोम पढ़ा, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम भी पढ़ा। ठीक है, अब बस लास्ट बचा है, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। इस होमोलोगस क्रोमोसोम का कहने का मतलब है, जैसे कि देखो, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये एक क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। अब हम मान लेते हैं इसके ए पोजीशन पे एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके भी एक पोजीशन पे एक जीन प्रेजेंट है, मतलब कि दोनों का पोजीशन कैसा है, जीन का सेम पोजीशन है। तो वही कहता है हम लोग उस क्रोमोसोम की, अगर दोनों क्रोमोसोम का लेंथ सेम हो और जीन का पोजीशन अगर सेम हो, तो हम उस क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि देखो, ये अब डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट एलील है, या फिर ट्रेट बोलो। ठीक है, अब ये डोमिनेंट एलील है, ये भी डोमिनेंट एलील है, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी भी एक क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा। कभी हो जाए ऐसा कि ये रिसेसिव एलील हो जाए, ये भी, और ये कैपिटल टी ही रहे, मतलब डोमिनेंट ही रहे, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, तो भी एक हम कहेंगे इसको होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि ना तो उसके पोजीशन पे चेंज हो रहा है, ना ही उसके लेंथ पर चेंज हो रहा है, तो वो क्रोमोसोम तो भी कैसा क्रोमोसोम रहेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम ही रहेगा। हो सकता है ये भी डोमिनेंट हो जाए, ये भी डोमिनेंट, या तो हो सकता है ये रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, या तो हो सकता है एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट, तो भी वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है।
फिनोटाइप कहने का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल फीचर। जैसे कि हम कहें कि कोई इंसान काला है, कोई इंसान गोरा है, ठीक है ना, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं कौन से फीचर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे हैं। तो उसी एक्सटर्नल फीचर को कहते हैं फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसी में वर्ड छुपा है जीन। अब जीन हमें पता है कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो मतलब कि ये ऐसा कैरेक्टर है जो हम बाहर से देख करके नहीं बता सकते, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर देख करके हम उसको जज नहीं कर सकते कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। जैसे कि हम बात करें, एक काला आदमी है, एक गोरा आदमी है। अगर हम बोले कि बताओ दोनों में से किसके बॉडी पे स्टोन है, तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा यार बाहर से देखकर। ठीक है, अगर हमें जानना होगा तो हमें सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर हमें कुछ चेक करना होगा, जीनोटाइप अगर चेक करना है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर चेक करना है, तो हमें उसके जीन का अरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा कि कैसा है, तब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम अभी समझे तो फिनोटाइप कहने का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर और जीनोटाइप कहने का मतलब है इंटरनल कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, तो इसको तोड़ो, इसी में वर्ड छुपा हुआ है। तो मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो मतलब कि एक ही डिफरेंट ट्रेट के एलील के साथ होने वाला जो क्रॉस होता है, उस क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल जैसे कि देखो यार, यहाँ पर एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम एक दो टॉल ले लिए और एक ड्वार्फ के साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक टॉल लिया है तो दूसरा ड्वार्फ लिया है ना। अब ये कौन सा जनरेशन में है, तो ये पेरेंटल जनरेशन में है। ठीक है, और ये आगे जाकर क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। अब गैमेट जब बनाएगा तो टूटेगा, सिंपल सी बात है। अब आगे या तो ये वाला कैपिटल टी आगे गैमेट बनाएगा, या तो ये वाला कैपिटल टी आगे जाकर गैमेट बनाएगा। पर दोनों के दोनों तो सेम ट्रेड से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं। तो या तो ये वाले ट्रेड आगे जाकर के ये वाले कैपिटल टी आगे जाकर गैमेट बनाए, या तो ये वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि दोनों में से एक कैपिटल टी जो है वो गैमेट बनाने के लिए आगे आ चुका है। अब उसी तरह ड्वार्फ पे आते हैं, तो यहाँ पर दोनों स्मॉल टी हैं। ठीक है, अब ये भी आगे जाकर गैमेट बनाएंगे, दोनों के दोनों स्मॉल टी है, तो ये वाला स्मॉल टी आगे जाकर गैमेट बनाए तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, या तो ये वाला स्मॉल टी आगे जाकर के मतलब गैमेट बनाएंगे तो भी हमें फाइनल रिजल्ट वही मिलेगा। तो हमने मान लिया कि दोनों में से कोई भी स्मॉल टी आगे आया है गैमेट बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, दोनों का बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला है कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब कैपिटल टी या स्मॉल टी क्या है, ये तो हेट्रोजाइगस है, लेकिन हमने क्या लिया था, सिर्फ होमोजाइगस क्रोमोसोम ही तो लिया था, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम मिला है हमें, ये कौन से जनरेशन पे मिला है, F1 जनरेशन पे हमें मिला है। ठीक है, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर भी हम इसको क्या कहेंगे, टॉल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और डोमिनेंट ट्रेट जहां दिख जाएगा तो वो रेसेसिव ट्रेट को नीचे दबा देगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें जो F1 जनरेशन मिला, अब हमें उसका क्या करना है, उसको सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग का मतलब होता है कि जो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है F1 जनरेशन में, उसको दोबारा उसी के साथ क्रॉस करवा देना। जैसे कि यहाँ हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, तो अब हम इसको इसी के साथ वापस क्रॉस कर देंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, तो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ दोबारा इसको क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो दोबारा क्रॉस करवाने का रिजल्ट क्या मिलेगा और कैसे हम क्रॉस करते हैं वो भी सीखते हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब दोनों तो हो गए हेट्रो, अब ये कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम हो गए। तो या तो अब ये वाला गैमेट मतलब कि ये वाला ट्रेट आगे ये वाला एल आगे आएगा गैमेट बनाने के लिए, या तो फिर ये स्मॉल टी आगे आएगा गैमेट बनाने के लिए। उसमें भी यही होगा, या तो ये कैपिटल टी आगे आएगा, या तो फिर स्मॉल टी आगे आएगा गैमेट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये कैपिटल टी है। ठीक है, अब ये कैपिटल टी का हम क्रॉस करवा रहे हैं पहले इस कैपिटल टी के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैपिटल टी मतलब कि पूरी तरह से टॉल मिल रहा है। अब फिर से हम इस कैपिटल टी को क्रॉस करवा रहे हैं इस स्मॉल टी के साथ। ठीक है, इस कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, हम इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा क्रोमोसोम है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है, मतलब ये पूरी तरह से टॉल नहीं है, पर ये एक्चुअली टॉल ही कहलाता है। ठीक है, अब इसका काम तो हो गया खत्म। अब हम क्रॉस करवाएंगे इस स्मॉल टी वाले के साथ, तो फिर से उसी तरह क्रॉस करना है अपन को। इस स्मॉल टी को पहले क्रॉस करेंगे इस कैपिटल टी वाले से, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी। फिर से इस स्मॉल टी का हम क्रॉस करवाएंगे अब इस स्मॉल टी के साथ, तो रिजल्ट आएगा स्मॉल टी जो कि पूरी तरह से ड्वार्फ है। ठीक है, तो अब इस पूरा रिजल्ट क्या आता है, ये पूरा कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइप हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर जैसे कि टॉल और ड्वार्फ,
एक्सटर्नल फीचर है जो देख के हम बता सकते हैं कि यार वो लंबा है या छोटा है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर कितने टॉल दिख रहा है हमें, एक टॉल दिख रहा है, दो टॉल दिख रहा है, तीन टॉल दिख रहे हैं। तो हम इसका रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, मतलब कि 3 टॉल है और 1 क्या है, ड्वार्फ है। अब अगर हम बात करें कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे देखना है, तो हमने बोला था कि जीनोटाइपिक रेशियो देखने के लिए हमें इसका जीन का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। जैसे कि ये कैपिटल टी है, ठीक है, लेकिन यहाँ और कोई कैपिटल टी है क्या, नहीं है। तो मतलब कि एक कैपिटल टी हो गया। यहाँ पर देखो एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। मतलब कि कितने कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है ना। तो 1:2 हो गया। अब लास्ट बच रहा है ये ड्वार्फ वाला, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये भी एक ही है, स्मॉल टी है, तो ये एक हो जाएगा एक। तो टोटल हमारा रेशियो आएगा 1:2:1। ये हो जाएगा हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो कर लिया, पर अभी भी बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि यार जेनोटाइपिक रेशियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, उसको फिर से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारा F1 जनरेशन में क्या आया था, F1 जनरेशन में हमारा था एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना। अब वापस से हमें क्या करना था, इसका सेल्फिंग करना था, मतलब उसी के साथ फिर से हमें क्रॉस करना था। तो कैपिटल टी के साथ हमने फिर से कैपिटल टी और उसके स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा रहा है। अब हमें करना कैसे है क्रॉस, ये पहले ये कैपिटल टी को क्रॉस करवाना है इस कैपिटल टी के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या है, कैपिटल टी। वापस से हमें इसी कैपिटल टी को क्रॉस करवाना है इस स्मॉल टी के साथ, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब बचा क्या, भी स्मॉल टी बचा। तो अब इस स्मॉल टी को भी उसी तरह क्रॉस करना है, पहले एक बार इस कैपिटल टी के साथ, तो हमारा रिजल्ट आएगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और फिर से इस स्मॉल टी को एक बार क्रॉस करेंगे इस स्मॉल टी वाले के साथ, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा स्मॉल टी। अभी कैपिटल टी कैपिटल है टी है, दोनों के दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट है, तो क्या रिजल्ट आएगा, टॉल आएगा। ये क्या है, कैपिटल टी है कि और एक स्मॉल टी है, मतलब एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट को ही हम वैल्यू देंगे, तो सिंपल सी बात है, ये भी कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अब ये भी उसी तरह है, तो ये भी टॉल हो जाएगा। लेकिन अब इसको देखो, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रिसेसिव है, मतलब कि ये कैसे हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएगा। तो अब हम फेनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब मैंने बताया था कि उसके एक्सटर्नल फीचर को देखेंगे। जैसे कि ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है, ये ड्वार्फ है। मतलब कि 3 टॉल हैं, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 3:1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो अगर हमें चेक करना है, तो हमने बताया था इसके जीन का जो पैटर्न होगा उसको देख करके हम इसका रिजल्ट बताते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर ये कैपिटल टी है, मतलब कि दोनों के दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट है। और यहाँ पर कोई डोमिनेंट नहीं है, मतलब कि एक तो डोमिनेंट हो गया। उसके बाद जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, इसमें भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। मतलब कि दो ऐसे हैं जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट से बिलोंग कर रहे हैं। और लास्ट ये जो है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रिसेसिव है, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कैसे हमें क्रॉस करना है और कैसे जेनोटाइपिक रेशियो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा, जैसे डाई का मतलब क्या होता है, टू, और हाइब्रिड का मतलब डिफरेंट, मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट रेट के एलील के साथ जो होने वाले क्रॉस होते हैं उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका मतलब क्या आता है, जैसे कि देखो हमने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म किया, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, एक टॉल लिया था। तो हमने टॉल और ड्वार्फ ही तो लिया, मतलब कि हमने कैरेक्टर चेंज नहीं किया। जैसे कि हमने सीड जो स्ट्रीम की लेंथ थी उसी पे हमने किया था कैरेक्टर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम दो चीज ले रहे हैं, मतलब दो कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखो हमने कौन कौन सा कैरेक्टर अभी यूज किया है, हमने अभी कैरेक्टर यूज किया है डायहाइब्रिड के लिए, सीड का कलर और सीड का शेप, ठीक है ना। सीड का कलर और सीड का शेप, सीड का कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए येलो होता है और रेसेसिव के लिए कैसा होता है, ग्रीन होता है। और वही सीड का शेप बोलो, तो सीड का शेप अगर डोमिनेंट है तो राउंड होगा और अगर रेसेसिव है तो व्रिंकल्ड होगा। अब आ जाओ मोटाई अपडेट पे, देखो यहाँ वाई वाई और आर आर का मतलब क्या है कि येलो और राउंड है। और यहाँ पर कैप स्मॉल वाई और स्मॉल आर का मतलब है कि वो व्रिंकल्ड है और क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो चलिए अब डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैरेंटल जनरेशन में हमारा क्या है कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। अब हमें पता है ये और ये कैसे हैं डोमिनेंट है, ये और ये कैसे हैं रिसेसिव ट्रेट है दोनों के दोनों। अब ये जब आगे गैमेट बनाएगा तो या तो ये वाला कैपिटल वाई आगे आएगा या तो ये वाला कैपिटल वाई आगे आएगा, पर दोनों के दोनों कैसे हैं डोमिनेंट है, तो कोई भी आगे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मानते हैं कि दोनों में से एक कैपिटल वाई जो है वो आगे आ गया। ठीक है, ये कैपिटल वाई आगे आ गया। सेम उसी आर के साइड में वही केस होगा, जैसे कि दोनों के दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, दोनों में से कोई भी आगे आ जाए गैमेट बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम ट्रेट से बिलोंग करते हैं। तो मान लेते हैं एक आर आगे आ गया, और उस इधर भी उसी तरह मान लेते हैं एक स्मॉल वाई आगे आएगा और इधर से एक स्मॉल आर आगे आ जाएगा। ठीक है। अब हमें मिला के यहाँ पर एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर क्या मिला एक स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, मतलब अब ये कौन सा जनरेशन है, अब ये F1 जनरेशन है। ठीक है। अब हमें इसका क्या करवाना है, क्रॉस करवाएंगे। तो हमें क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, वापस इसी के साथ, यही जो हमें प्रोडक्ट मिला है इसी के साथ तो वापस हमें क्रॉस करवाना है। तो जैसे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमें मिला है और वापस हमें सेल्फिंग कराना है इसी के साथ। तो एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, अब इसी के साथ हमें क्रॉस करवाना है। ठीक है ना। अब कैसे करवाएंगे वो देखिए। तो F1 जनरेशन में हमें ये मिल गया प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमें इसका क्रॉस कैसे करना है, जैसे कि देखो यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ऐसे क्रॉस करें तो करे कैसे, जैसे कि देखो अब इसमें क्रॉस करना बहुत सिंपल है। देखो तो एक बार हमें इस कैपिटल वाई को इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस करना होगा, तो रिजल्ट क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर से इस कैपिटल वाई को हमें क्रॉस करना होगा इस स्मॉल आर के साथ, तो रिजल्ट क्या है कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अब इस वाले स्मॉल वाई को हमें क्रॉस करवाना है इस कैपिटल वाले आर के साथ, तो रिजल्ट आएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर। फिर से एक बार हमें इस स्मॉल वाई को क्रॉस करवाना होगा इस स्मॉल आर के साथ, तो रिजल्ट आएगा हमारा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। मतलब प्रोजनी कितने मिले हमें, चार। कौन कौन सा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा मिला हमें कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा क्या मिला हमें स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा मिला स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसमें भी ये भी तो सेम केसेस, हमें ये भी प्रोजनी यहीं पर यही मिलेगा, जैसे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। मतलब यहाँ पर भी हमें कितने प्रोजनी मिल रहे हैं, चार प्रोजनी मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, चार प्रोजनी मिलेगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये F1 जनरेशन में जब ये मिला, तो अब हमें क्या करना होगा, F2 जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस करवाना पड़ेगा वापस इसको और इसको। ठीक है। अब ये क्रॉस जो है हम लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो यार पहले प्रोसेस से थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा प्रोसेस से भी ट्राई करते हैं। ठीक है। जब भी आपको कुछ इस तरह का केस दिखे ना कि यहाँ पर देखो, तो ये क्रोमोसोम कैसे है, पहली बात तो ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है, ये भी हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है ना, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो ये क्या करो ना, आप दोनों को अलग अलग कर दो, जैसे कि क्या है यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, और यहाँ कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, अब अलग अलग कर दिया, अब क्रॉस करो। तो ये अब कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा कि यार मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जैसा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इसी तरह तो था यार, एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था और हम इसे क्रॉस कर रहे थे, है ना। तो लास्ट में आया था एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो हमारा क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब सेम तो वही हो गया, तो हमें अब क्या करना है, एक बार कैपिटल वाई को यहाँ इसके साथ क्रॉस करवाना है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा। फिर से इस कैपिटल वाई को किसके साथ क्रॉस करेंगे, इसके साथ, तो क्या आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब फिर से अब क्या बचा, इसका काम तो हो गया खत्म, अब इस वाई के साथ क्रॉस करवाना है, तो एक स्मॉल वाई के साथ हम क्रॉस कराएंगे इस कैपिटल आर के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इस स्मॉल वाई को फिर से एक बार क्रॉस करवाना होगा इस स्मॉल आर के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो वही चार प्रोजनी हमें फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया। अब चार प्रोजनी जब यहाँ मिल सकता है, तो यहाँ पर भी तो इस वाले क्रॉस में भी तो हमें चार प्रोजनी ही मिलेगा, चार प्रोजनी ही तो मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम ही तो थे, हमने क्या किया था सेल्फिंग कराया, तो दोनों के दोनों क्रोमोजोम भी तो सेम है, यहाँ पर भी एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ पर भी एक कैपिटल आर स्मॉल आर है।
तो सेम प्रोजेनी यहाँ पर भी तो मिलेगा, सेम प्रोजेनी मिलेगा ना इस वाले में भी। तो उस सेम प्रोजेनी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम F2 जनरेशन फाइंड कर सके, है ना, ताकि हम F2 जनरेशन निकाल सके। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा डाउट। क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है। तो जब हम इस वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल आर। अब हमें क्रॉस करवाना है इस वाले के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर है, तो रिजल्ट वही आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर। अब हमें क्रॉस करवाना है इस वाले के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई है लेकिन स्मॉल आर है, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर है। तो जब हम क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम उसी तरह करना है हमें, इस स्मॉल आर के साथ जब हम क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक उसी तरह आप इसको इस तरह से क्रॉस करना है, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ पर है स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो रिजल्ट वही आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। उसी तरह आपको इस तरह पूरा बॉक्सेस को फुल कर देना है। ठीक है, अब इसमें हमने हमने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देख ही सकते हो कि फिनोटाइपिक रेशियो निकाला था, जीनोटाइपिक रेशियो निकाला था। तो इसमें भी हमें क्या करना है, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना होगा और यूनोटाइपिक रेशियो भी निकालना होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या कहता है कि हम क्या करना है, हमें एक्सटर्नल फीचर देख के बताना है। तो एक्सटर्नल फीचर जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि इसका शेप कैसा है और कलर कैसा है, जो कि हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितने येलो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इतने सारे येलो दिख रहे होंगे। तो हमने देखा है 9 येलो हैं। ठीक है, जिसमें कि अब क्या है, और ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 ग्रीन है। अब हम देखो कि यार व्रिंकल्ड कितने हैं, व्रिंकल्ड येलो कितने हैं, तो व्रिंकल्ड येलो दिखेंगे हमें 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 लिखा है। अब देखो तो व्रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, तो व्रिंकल्ड ग्रीन हमें 1 दिखेगा, वो है सिर्फ ये। तो ये तो हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। अब आपको निकालना होगा जीनोटाइपिक रेशियो। तो मैंने अभी आपको बोला कि जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, पर थोड़ा बहुत आप लोग को टाइम लगा होगा, आपने जीन का अरेंजमेंट देखा होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया होगा। तो ये तो सही प्रोसेस है, पर एग्ज़ाम हॉल में अगर इतना टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, अब बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अब हम जल्दी-जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है ना, चाहे वो फिनोटाइपिक रेशियो हो या जीनोटाइपिक रेशियो हो, वो आपको बस याद रखना है। ठीक है, बाकी सब काम ईज़ी हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? फिनोटाइपिक रेशियो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था हम उसका? जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। याद है? अब अगर हमें निकालना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, तो कैसे? देखो, सिंपल सा इजी ट्रिक है, मैथमेटिक्स का रूल लगा दो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 3:1 के साथ। ठीक है, तो 3:1 के साथ क्यों? एक ही बार करना है, क्यों? क्योंकि हम डाई हाइब्रिड निकाल रहे हैं, मतलब ये मोनो हाइब्रिड है, ये भी तो मोनो हाइब्रिड हो गया, तो मोनो हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड मुझे क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बन जाएगा ना, क्योंकि 1+1 क्या होता है? 2 होता है। तो सिंपल सी बात है, अब हम कैसे क्रॉस करना है सो देखो। अब 3:1 है, यहाँ पे 3:1 है, क्रॉस सिंपल से क्रॉस उसी तरह करना है जिस तरह से हम क्रॉस करते आ रहे हैं। एक बार 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 9 आएगा। फिर इस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब इस 3 का काम हो गया खत्म, अब बचा 1। 1 को एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और फिर से 1 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो अब देख सकते हो कि फिनोटाइपिक रेशियो जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का यही है, क्या? मैच कर लो। ठीक है, और उसी तरह जीनोटाइपिक रेशियो है। अब हमें इस जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है किसका? डाई हाइब्रिड का। तो उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1 के साथ। तो अब इसका कैसे करना है? सुनो, 1 को एक बार करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 2 के साथ तो 2 आएगा। फिर से इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 का काम हो गया खत्म, अब बचा 2। 2 को फिर से अब करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 को करेंगे अब 2 के साथ तो 4 आएगा। फिर 2 को करेंगे 1 के साथ तो रिजल्ट हमारा 2 आएगा। अब ये भी 2 का बारी भी खत्म, अब बचा क्या? 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 के साथ तो 1 आएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और फिर 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा जो आएगा वो है जीनोटाइपिक रेशियो। वो किसका है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे कि बताओ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल है, जैसे कि फिनोटाइपिक रेशियो है यहाँ पर हमारा 3:1, तो अब यहाँ पर हम एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे 3:1 के साथ डाई हाइब्रिड के लिए, तो ट्राई हाइब्रिड के लिए एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे।
उसी तरह आप कितना भी हाइब्रिड आप निकाल सकते हो, ये बहुत ही ईज़ी ट्रिक है, ठीक है? तो इस ईज़ी ट्रिक से आप तुरंत आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है? अब बारी है ट्रिक नंबर 2 की, मतलब कि हम गैमेट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ का गैमेट कैसे बता सकता है कि इसमें कितना गैमेट है, ठीक है? तो गैमेट के लिए ट्रिक बहुत ईज़ी है, इसका गैमेट निकालने का ट्रिक है 2 का पावर n, ठीक है? और इस n का मतलब होता है हाइब्रिड, क्या होता है? हाइब्रिड। और हमें पता है हाइब्रिड का मतलब क्या बताया था मैंने? डिफरेंट, ठीक है? मतलब कि डिफरेंट, डिफरेंट में से कि मतलब कि चाहे वो होमोजाइगस हो, हेटेरोजाइगस हो, है ना? हेटेरोजाइगस समझो तो, ठीक है? डिफरेंट का मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे कि मोनोहाइब्रिड जब हम क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, है ना? F1 जनरेशन हमारा यही था। तो F1 जनरेशन रिजल्ट हमारा ये था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो मतलब कि ये कैसे हैं? सेम है या डिफरेंट? तो डिफरेंट है, मतलब ये हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम है। हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम है तो हम इसको गैमेट कैसे निकालेंगे? गैमेट बराबर क्या होगा? 2 टू द पावर n। अब यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं? तो एक ही हेटेरोजाइगस पेयर था F1 जनरेशन में, तो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर n, मतलब कि 2 के n का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 का पावर 1 है, मतलब कि क्या हो जाएगा? रिजल्ट होगा 2। तो कितने गैमेट है? मतलब इसके अंदर 2 गैमेट, 2 गैमेट्स हैं, ठीक है? तो अगर और आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, इसका फिर सेल्फिंग करवाया था उसी के साथ, है ना? सेल्फिंग कराया था, और सेल्फिंग कराने के बाद हमारा कितने गैमेट्स हो जाएंगे वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो कैसे निकालना है अब वो देखो। सेल्फिंग कराने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहे हैं आपको? एक तो ये हेटेरोजाइगस पेयर है, एक ये हेटेरोजाइगस पेयर है, ठीक है? मतलब कि टोटल हेटेरोजाइगस पेयर कितने हो गए? हेटेरोजाइगस पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। तो मतलब गैमेट निकालने का फिर से वही प्रोसेस है, 2 टू दी पावर n। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 2 है, तो मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2, मतलब कितने गैमेट? 4 गैमेट्स, ठीक है? तो आपको याद ही होगा कि यहाँ 4 गैमेट कौन-कौन से थे? एक था कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी था। यही 4 गैमेट थे, ठीक है? तो देखो अब तुरंत आपने पता कर दिया ना कि इसमें 4 गैमेट ही लगेंगे, ठीक है? अब उसी तरह अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का पता करना हो तो कितने गैमेट हैं, तो वो भी कर सकते हैं। देखो वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है? F1 जनरेशन था। अब हम बता सकते हैं कि इसमें कितने गैमेट्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहे हैं? एक ये हेटेरोजाइगस पेयर है, ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पता है 2 हेटेरोजाइगस पेयर यहाँ दिख गए हैं। कितने हेटेरोजाइगस पेयर दिख गए हैं? 2 हेटेरोजाइगस पेयर दिखे हैं। इसमें भी 2 हेटेरोजाइगस पेयर हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें तो इसमें गैमेट कितने छुपे होंगे? 2 का पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गैमेट इसमें हैं। यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा तो कितने हैं? मतलब 4 गैमेट्स इसमें यूज़ हुए हैं। और हमें पता है F1 जनरेशन के बाद हम जब क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग करते हैं तो हमारा F2 जनरेशन आता है ना? तो F2 जनरेशन लाने के लिए हमें क्या करना है? इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएंगे। तो मतलब कि F2 जनरेशन में कितने गैमेट्स मिलेंगे हमें? 16 गैमेट्स मिलेंगे। ये बात क्लियर है? आप या तो ऐसे भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कि यहाँ 2 गैमेट, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 हेटेरोजाइगस है, यहाँ पर भी 2 हेटेरोजाइगस है, टोटल हेटेरोजाइगस कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 2 का पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि टोटल गैमेट कितने लग होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में? तो 16 होंगे, ठीक है? बहुत ही ईजी ट्रिक है। अब इसी तरह ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी आप गैमेट फाइंड आउट कर सकते हो, आप खुद चेक करना, ठीक है? तो चलिए पहले कुछ कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? तो अभी पहला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अभी मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है लिंक रेसेसिव वाला। फिर भी आप कर सकते हो, फिर भी अभी छोड़ ही दो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेक्स लिंक जीन वाज गिवन बाय। हमें बताओ यार, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था जेनेटिक्स का? हमें याद होगा कि सबसे पहले हमने बात की थी साइंटिस्ट के बारे में, तो हमने ये भी देखा था कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम किसने कहते हैं? मॉर्गन को कहते हैं। तो एक तो यहाँ से वो भी लग जाएगा आपको। और हमने ये भी बोला था कि टीएच मॉर्गन जो थे उन्होंने आगे जाके लिंकेज का टर्म दिया था। तो आप यहाँ से भी ये गेस कर सकते हो कि यहाँ पर मॉर्गन ही हमारा राइट आंसर होगा, जिसका आंसर हो जाएगा ए। ना तो अभी मूलर तो हो ही नहीं सकते, मैम ने हमने पढ़ा ही नहीं है। मेंडल तो हमें याद है यार, इन्होंने सिर्फ सिर्फ किस पे स्टडी किया है? पी प्लांट पे स्टडी किया, और अभी तक उन्होंने कोई भी लिंकेज का टर्म नहीं दिया था। तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो सिंपल से बात है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मॉर्गन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे जैसे आते हैं तो अब आता है बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो बैक क्रॉस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक टेस्ट क्रॉस होता है और एक आउट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस का कहना है कि कोई भी F1 जनरेशन का क्रॉस अगर हम किसी डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा दें तो उससे जो रिजल्ट आएगा उस क्रॉस को कहेंगे टेस्ट क्रॉस। अब याद करो कि हमने जब अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, तो वहां पर दो जनरेशन आ रहा था, एक F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हम क्या कर रहे थे, सेल्फिंग कर रहे थे, उसके बाद जो क्रॉस हो रहा था तो हमें F2 जनरेशन मिल रहा था, ठीक है। लेकिन तो उसको हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा था और डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था। लेकिन टेस्ट क्रॉस का कहना है कि अगर किसी भी F1 जनरेशन के साथ अगर हम उस डोमिनेंट पेरेंट को सिर्फ क्रॉस करवाएं, जैसे कि मान लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा F1 जनरेशन क्या मिला था, कैपिटल टी या स्मॉल टी मिला था। अगर हम मान लेते हैं कि उसके साथ हम क्रॉस करवा दें सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उससे क्रॉस होने के बाद हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उस क्रॉस को कहेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब आउट क्रॉस का कहना क्या है, तो आउट क्रॉस कहना है कि कोई भी F1 जनरेशन के साथ अगर हम किसी रेसेसिव पेरेंट का क्रॉस करवा दें उस और उससे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उसको कहेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसको अगर हम सिर्फ स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा दें और उससे जो भी रिजल्ट मिले हमें, तो उस रिजल्ट को ही हम कहेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। उस क्रॉस को क्या कहेंगे, आउट क्रॉस, ठीक है। और दोनों को मिला करके क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। तो ये तो अभी क्लियर हो गया। अब चलो आगे आते हैं। अब हमारा है टॉपिक जीन इंटरैक्शन का। जीन इंटरैक्शन से क्या समझ में आ रहा है? जीन का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल सबको पता है। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यार, एक दो वर्ड में आप कंफ्यूज हो गए, एक इंटरैक्शन और एक होता है एक इंटरैक्शन। मतलब कि एक इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस। जैसे कि मान लेते हैं हम मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्या इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है या फिर इंडिया श्रीलंका का मैच है, तो हम क्या कहते हैं उसको, अरे इंटरनेशनल मैच है कि नहीं, बोलते हैं ना इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या है यार, कि दो डिफरेंट डिफरेंट नेशन के बीच हो रहा है मैच। तो उसी तरह इंटरैक्शन का क्या मतलब होगा, कि दो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के बीच हो रहा इंटरैक्शन को ही कहते हैं जीन इंटरैक्शन, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक एलेलिक और नॉन एलेलिक, ठीक है। हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एलेलिक है, ठीक है, हमें एलेलिक ही कंप्लीट करना है। तो एलेलिक में कौन कौन से आते हैं, एलेलिक जीन इंटरैक्शन में सबसे पहला आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर है को डोमिनेंस, फिर है मल्टीपल जीन, फिर फिलियोट्रॉपिक जीन, फिर लीथल जीन। उसी तरह नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन में क्या क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव जीन या फिर रेसेसिव एपिस्टेसिस, बोला बात एक ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि जैसे कि ये प्रोजेनी है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेनी है। तो इस प्रोजेनी में मान लो कि ना तो कोई जीन मदर का इनहेरिट हो और ना ही कोई जीन फादर का इनहेरिट हो रहा हो, तो उस डोमिनेंस को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि मैंने समझाने के लिए रखा है आपको कि यहाँ ब्लू कलर का हल्का रखा है और ये लाइट ब्लू रखा है, दोनों का जब क्रॉस करवाया तो यहाँ में कौन सा कलर दिख रहा है, यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है। इसका मतलब साफ पता है कि यार यहाँ पर ना तो कुछ कैरेक्टर फादर से आया है, ना ही कोई कैरेक्टर मदर से इनहेरिट हो रहा है इस बच्चे में। उस डोमिनेंस को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है मीरा जलापा में और स्नैप ड्रैगन में, ठीक है। इस दोनों में कैसा इन डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। मतलब कि कोई भी ना तो कैरेक्टर मदर का इनहेरिट होता है, ना ही कोई कैरेक्टर फादर का इनहेरिट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब कहता है कि जो प्रोजेनी है उसके अंदर जो है कुछ फीचर्स फादर के आएंगे और कुछ फीचर्स मदर के इनहेरिट हो जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे कोडोमिनेंस। जैसा कि मैंने दिखाया यार, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर ब्लू है, दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो आधा ब्लू आया और आधा क्या आया, ग्रीन इनहेरिट हो रहा है। इससे समझ में आ रहा होगा कि दोनों का कैरेक्टर कैसा है, आधा आधा कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है। मतलब कोई कुछ जिन मदर से आया है और कुछ जिन फादर का आया है, ठीक है। और ऐसा होता किसमें है, तो सिक्कल सेल एनीमिया में होता है और एबीओ ब्लड ग्रुप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट था फिलियोट्रॉपी। फिलियोट्रॉपी कहता है कि जब एक जीन जो है कोड करता है एक से अधिक फिलियोट्रॉपिक कैरेक्टर के लिए, तो हम कहेंगे उसको फिलियोट्रॉपी। इसका एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। आपका सब बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल रखना है कि फिलियोट्रॉपी का एग्जांपल क्या है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी ट्रिक है, पी से पी आप याद रख लो, तो आप याद रख, यानी कि इजी ट्रिक है बस, ये मेरे हिसाब से तो यही इजी ट्रिक है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया याद रखना है। तो ये पी और ये पी बस याद रखो, आपको याद रह जाएगा।
ठीक है। और दूसरा है मल्टीपल जीन। मल्टीपल जीन बोलो या फिर मल्टीपल एलील बोलो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एलील्स का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन, है ना। तो मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या हो रहा है, एक से अधिक एलील या दो से अधिक एलील। तो इसका कहना है जब दो से अधिक एलील जो है एक जीन के लिए यूज हो जाए तो हम कहेंगे उसको मल्टीपल एलील। और ऐसा किस कंडीशन पे होता है, जहां पर एक से दो से अधिक एलील प्रेजेंट हो एक जीन के लिए, तो वहाँ इसका एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। जैसे कि देखो हमें वहाँ पता है ना, ए बी ओ में तीन जीन प्रेजेंट होता है, आई ए जीन प्रेजेंट होता है, आई बी जीन प्रेजेंट होता है और आई ओ जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे किसके चैप्टर में, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बस अभी जेनेटिक्स में इतना जान लो कि यहाँ तीन जीन प्रेजेंट होता है, एक आई ए, एक आई बी और आई ओ। ठीक है, फिर हम उस चैप्टर में भी बताएंगे कि अगर किसी पेरेंट्स का अगर पेरेंट्स के अंदर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और किसी पेरेंट्स में बी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब जो बेबी होगा वो किस उसके अंदर किस तरह का ब्लड प्रेजेंट होगा, हम वो भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहता है कि देखो पॉलीजेनिक का क्या मतलब है, वर्ड को तोड़ोगे बायोलॉजी आपको सिंपल लगेगा। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, मतलब ठीक है। और जेनिक मतलब क्या है, जीन, मतलब एक से अधिक जीन अगर एक कैरेक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कितना ही जीता, एक से अधिक जीन अगर किसी एक कैरेक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल है ह्यूमन। जैसे कि हम खुद हैं, हमारे अंदर क्या है ना, स्किन के लिए अलग जीन प्रेजेंट होता है, वेट के लिए अलग जीन प्रेजेंट होता है, हाइट के लिए अलग जीन होता है, आई कलर के लिए अलग जीन होता है। मतलब कि हम कैरेक्टर तो एक ही है ना, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है ना, लेकिन देखो हमारे अंदर कितने सारे जीन प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हमें पता है हम ह्यूमंस में क्या होता है, मेल के लिए क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं, और फीमेल के लिए क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स एक्स होता है। तो ये अब हमने यार पहले क्रोमोसोम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, होमोलोगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अब बताओ कि ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, क्या ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। तो आप ये कहोगे सर ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है, तो याद रखना कि जो मेल का क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजाइगस, और जो फीमेल का क्रोमोसोम होता है वो होता है होमोजाइगस। ठीक है, उसी तरह ग्रास हॉपर में भी आ जाओ तो ग्रास हॉपर में होता है मेल के लिए क्रोमोसोम एक्स ओ और फीमेल के लिए क्रोमोसोम एक्स एक्स। इसमें भी सेम कंडीशन है, एक्स ओ है मतलब ये कैसा क्रोमोसोम है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है, और यहाँ पर एक्स एक्स ही है मतलब कि यहाँ पर भी ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है, फीमेल। लेकिन बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, बर्ड्स के केस में क्या होता है, मेल हो जाता है होमोजाइगस और फीमेल हो जाती है हेट्रोजाइगस। जैसे देख सकते हो कि मेल के लिए कौन सा क्रोमोसोम है, जेड जेड है, और फीमेल के लिए हो जाता है जेड डब्ल्यू। ये आपको बहुत ही मतलब कि इसको याद करना बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, खास करके ये बर्ड्स वाला आपको हमेशा कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, इसको बीवीआई लगा लो आप। ठीक है, अब देखो यार, हम तभी से कहे जा रहे थे ना कि कैपिटल टी है स्मॉल टी है तो भी हम डोमिनेंट वाले को ही वैल्यू देंगे। तो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एक लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, और इसको प्रूफ कैसे किया गया था वो देखो। तो इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें कि लिया गया था ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन, जिसको कैपिटल जी माना गया था, मतलब डोमिनेंट माना गया था, और एक लिया गया था ट्रू ब्रीडिंग येलो, जिसको हमने क्या माना है, रेसेसिव माना था। ठीक है, मतलब कि स्मॉल जी से यूज किया गया था इसको। जब इसके बीच क्रॉस हुआ तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला कैपिटल जी और स्मॉल जी का, तो इसमें हमें क्या शो हो रहा है, सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड जिसको माना था, जिसको हमने ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन माना था, सिर्फ उसी का कैरेक्टर यहाँ शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक टी कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो भी हम क्या मानेंगे, उसको टॉल ही मानेंगे, क्योंकि हमारा मानना यही है कि जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा डोमिनेंट का ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब दूसरा लॉ ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, अब देखो सेग्रीगेशन कहता है, जैसे कि मान लेते हैं ये कैपिटल है स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम हो जाएगा और ये होमोजाइगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पहचानने में आप कभी मिस्टेक मत करना, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तो खास करके मैंने हमेशा बोला है कि कैसे पहचानना है, तो उसका ट्रेड्स देखो, ट्रेड्स ही पता चल जाएगा कौन डोमिनेंट ट्रेट है और कौन रेसेसिव। तो कैपिटल ए है मतलब ये डोमिनेंट ही होगा, यह स्मॉल ए है तो इसका मतलब ये रेसेसिव है। ठीक है,
गुड। अब ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है, तो याद करो इससे जो गैमेट आगे जा करके बनेगा, तो या तो ये कैपिटल ए आगे बनेगा या तो ये कैपिटल वाला आगे जाएगा गैमेट बनाने के लिए। लेकिन ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है तो दोनों में से कोई भी एक गैमेट बनाने के लिए आगे आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस दोनों में से कोई एक ए आगे आ गया गैमेट बनाने के लिए। अब मान लेते हैं कि हाँ है ये तो हेटेरोजाइगस, अब दोनों में क्या हो लड़ाई होगी, बोलेगा कि यार मैं गैमेट बनाऊंगा, ये स्मॉल ए बोलेगा मैं गैमेट बनाऊंगा, तो दोनों के दोनों ही आगे आ जाएंगे गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब इसका क्रॉस आप खुद करना, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ जो कि मैंने ये पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में वीडियो में शायद, कि देखो ये ये जो है ये फीमेल है, ये जो है मेल है। हमें पता है क्रोमोसोम कैसे है मेल के एक्स वाई, फीमेल का क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स। ठीक है, तो ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है, इसमें से दो या तो ये वाला एक्स आ गया ये वाला, दोनों में से कोई भी आ जाए आगे गैमेट बनाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक्स वाई है, मतलब ये हेटेरोजाइगस है, दोनों में लड़ाई होगी, ये कहेगा मैं बनाऊंगा गैमेट, ये कहेगा मैं बनाऊंगा, दोनों के दोनों ही आगे आएंगे गैमेट बनाने के लिए। अब मान लेते हैं कि ये एक्स क्रोमोसोम के साथ मैटिंग कौन कर लिया, हम ये मेल का एक्स क्रोमोसोम, तो क्या मिल जाएगा एक्स एक्स मिल जाएगा, मतलब कि क्या मिलेगी फीमेल मिलेगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इस एक्स क्रोमोसोम के साथ, इस एक्स गैमेट के साथ कौन मैटिंग कर रहा है, इस वाई वाला, हम मेल का जो ये वाई गैमेट है, वाई वाला क्रोमोसोम था, ये जाकर के मैटिंग कर रहा है, तो उससे क्या क्रोमोसोम बनेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम बनेगा, मतलब क्या मिल रहा है, मेल मिल रहा है, मेल मिल रहा है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है, ये हमें ये सिखाता है कि आगे हमें क्या गैमेट बनेगा, है ना, आगे हमें क्या गैमेट मिलेगा और कैसे हमें क्रॉस करना है और क्या क्रोमोसोम मिलेगा, ये बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसी के मदद से हम आगे क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन कर पाते हैं इसी लॉ के कारण। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका कहना है जैसे कि ये मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के इस जगह पर, इस पोजीशन पर एक जीन प्रेजेंट है हाइट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है वो है आई कलर के लिए। तो ये बहुत काफी हल्के दूर दूर में है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहना था कि अगर कोई भी जीन किसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और अगर दूर दूर पर हैं तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब है कि उस पे ये दोनों जीन कभी भी अटैच नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहां पर एंट्री होती है हमारे टीएच मॉर्गन सर की, और उन्होंने वो बोलते हैं कि यार अगर वो जीन आपस में सामने सामने आ जाएं, ठीक है, तो वो लिंकेज का काम करेंगे, लिंकेज का काम करेंगे, और वो अगर लिंकेज का काम कर ले तो आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जो जीनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, मतलब एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तीनों हमने लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कर लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर लिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर लिया। अब आते हैं हनी बी पर। ठीक है, अब हनी बी जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट बनाया है, एक बुक का देख लो, बुक का देखोगे तो जरा बहुत कंफ्यूजन लगेगा आपको, तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, इससे पहले समझ लो फिर हम बुक के भी जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो हनी बी है, तो ये क्या है, होती है फीमेल होती है। अब फीमेल गैमेट कौन सा बनाएगी, ओवम बनाएगी, सिंपल सी बात है। अब मान लो ये जो ओवम है, इस ओवम को कहीं से एक क्या मिल जाएगा, एक गैमेट मिल गया, मेल गैमेट मिल गया। तो ये मेल गैमेट अगर मिल जाएगा तो ये तो मैटिंग करेगी, मैटिंग करेगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल होगा। सिंपल सी बात है, मैटिंग कर रही है मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन का अगर प्रोसेस अगर पॉसिबल होगा तो ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ फीमेल ही बनेगी। अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही बनाएगा, मेल नहीं बनाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही बनाएगी, और कैसा होगी फीमेल, डिप्लॉइड होगी। क्यों डिप्लॉइड होगी, क्योंकि यहाँ पर ये खुद है, क्या है, एक हैप्लॉइड है, यहाँ पर गैमेट है, और यहाँ पर इसको एक मेल गैमेट मिल रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा, डिप्लॉइड ही तो होगा। तो फीमेल जो है ये डिप्लॉइड होगी, और ये फीमेल अगर आगे जाकर के बी ब्रेड खाती है तो वर्कर बनेगी, और वही फीमेल अगर आगे जाके रॉयल जेली खा ले तो क्वीन बन जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मानते हैं कि अब ये ओवम है, इसको इधर से कोई भी गैमेट नहीं मिल रहा,
अब कोई भी गैमेट नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस करती है और खुद को ड्रोन में कन्वर्ट कर देगी। अब ड्रोन में कन्वर्ट कर देगी तो ये क्या बना लेगी? खुद को मेल बना लेगी, मेल बना लेगी। और मेल कैसे हो जाएंगे? हैप्लोइड हो जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ हनी बीज फीमेल में क्या होती है और मेल में क्या होता है। फीमेल में याद रखना कि डिप्लॉइड होती है और मेल में हैप्लोइड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईमेल में ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस करती है, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए गैमेट नहीं मिलता है कहीं से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी ये तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, अब हम आते हैं एक बार बुक का भी चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, बुक क्या कहता है? बुक भी वही कह रहा है। देखो यहाँ फीमेल कैसा है? डिप्लॉयड है। और मेल कैसा है? हैप्लॉयड है। पहले इसने बता दिया। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 32 फीमेल के लिए, तो ये हैप्लॉयड तो 16 हो जाएगा। और हमने ये भी चैप्टर से पहले स्टार्टिंग किया था, ये अगर कोई क्रोमोसोम आगे जाके गैमेट बनाना चाहेगा तो तभी पॉसिबल है जब वो मियोसिस का प्रोसेस करे। और मियोसिस का प्रोसेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ 32 था तो एक हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 16। और ये ऑलरेडी तो यहाँ अब यह खुद यहाँ पर इसके पास 16 है, तो ये मियोसिस खुद कर ही नहीं करेगा ही नहीं। करेगा तो क्या हो जाता है? ये 8 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, फिर वो काम का नहीं होता। इसलिए इसमें डिवीजन कौन सा होता है? मेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। तो ये n बराबर 16 ही में ही टूटेगा, 16 और 16 में टूटता है। तो यहाँ पर हमें 16 मिला है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो फीमेल गैमेट थी और ये मेल गैमेट है, दोनों ने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया तो क्या मिल गया? जायगोट। इसको मिल गया, मतलब डिप्लॉयड मिल गई। फीमेल कैसे हो गई? डिप्लॉयड हो गई। अब या तो अगर वो रॉयल जेली खा लेगी तो क्वीन बन जाएगी, जो कि इसको कहते हैं फर्टाइल फीमेल। और अगर वो बी ब्रेड खा ले तो वो वर्कर बन जाएगी, जिसको कहते हैं स्टेराइल फीमेल। ठीक है, वही तो हमने कहा था। और ये जो बच गया हमारा n बराबर 16, कि ये गैमेट इधर बन गया, तो आगे क्या कर रहा है? पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस करेगा और आगे जाकर के मेल बना लेगा। ठीक है, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 16। और यही हो जाता है ड्रोन। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं था, जैसा मैंने यहाँ बनाया है सेम वही था। बस थोड़ा देखने में लगता है कि यार कितना हार्ड है। ठीक है, बहुत ही ईजी था, है कि नहीं? तो अब पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का काम क्या है? पेडिग्री एनालिसिस जो है वो फैमिली ट्री को डिनोट करता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमें अपने पूर्वज का जीन का पैटर्न चेक करना है तो हमें इस पेडिग्री एनालिसिस का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें बताता है कि जैसे पूर्वज, जो हमारे जो पूर्वज होंगे उनका जीन का पैटर्न कैसा होगा, उनके जो बेटे हुए होंगे उनका फिर जीन का पैटर्न कैसा होगा, फिर उनका बेटे जो होंगे उनका जीन में क्या चेंजेस आया होगा, उनका जीन में क्या पैटर्न होगा, वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इस पेडिग्री एनालिसिस का। ठीक है, अब कैसे हम चेक करते होंगे कि मतलब कि क्या जीन का स्ट्रक्चर होता होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ये सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल हमें दिख रहा होगा, इतने सारे सिंबल्स हमें दिख रहे होंगे। पहला सिंबल है ये स्क्वायर शेप का। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर शेप दिख गया मतलब कि ये समझ आना है कि वो किसका जीन है? मेल का जीन है। ठीक है, अब मेल का जीन है तो सिंपल सी बात है, इसका क्रोमोसोम कैसा होगा? एक्स वाई ही होगा। अगर हमें सर्कल दिख रहा है तो वो समझ आना कि वो फीमेल है और इसका क्रोमोसोम कैसा होगा? एक्स एक्स होगा। ठीक है ना? अगर कहीं हमें रोम्बस शेप का दिख जाए तो इसका मतलब है कि सेन ये जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब उसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया था। अगर हमें कहीं दिख जाए ऐसा मतलब कि ब्लैक ब्लैक कलर में, तो समझ जाना है कि उस ये जो मेल है या फीमेल है, ये सारे के सारे में क्या छुपा हुआ? डिजीज है, डिजीज कैरियर, ये अफेक्टेड है सारे के सारे। ठीक है, अगर हमें दिख जाए कि एक यहाँ पर मेल है और एक फीमेल है, दोनों के बीच में एक लाइन अगर यहाँ पर कनेक्शन है तो उसका मतलब है कि दोनों के बीच मैटिंग हो रही है। अगर यहाँ पर दो लाइन अगर दिख जाता है तो इसका मतलब है कि मैटिंग जो हो रही है वो किसी रिलेटिव के साथ हो रहा है। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है ये मेल है, ये जो सर्कल है ये फीमेल है। तो ये दोनों के बीच क्या हो रहा है? ये मैटिंग हो चुकी है। मैटिंग होने के बाद क्या मिल रहा है? ये प्रोजेनी मिल गया है। मान लेते हैं यहाँ दिखा हुआ है कि एक मेल मिला है और एक फीमेल मिली है। ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे हैं? अभी कोई भी डिजीज कैरियर है क्या? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वीर वही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़का है एक लड़की है, दोनों के बीच क्या हो रहा है? मैटिंग हो चुका है। मैटिंग होने के बाद क्या मिला? एक मेल मिला है। और मेल कैसा है? वो डिजीज कैरियर है, वो दिखा यहाँ शो हो रहा है क्योंकि ब्लैक कलर में है। ठीक है, और कहीं ऐसा दिख जाए कि एक रोम्बस टाइप का बना हुआ है और यहाँ 5 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि 5 अनस्पेसिफाइड और ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, अब इसका मतलब अभी समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब है क्या यार। इसका जब क्वेश्चन करेंगे ना तब धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो स्क्वायर है वो मेल होता है, जो सर्कल होती है फीमेल होती है। इसका मतलब क्या है? मैटिंग कर रही है। और इसका ये है, इसका मतलब है कि मैटिंग करने के बाद जो प्रोजेनी आई है कुछ इस तरह का है। ठीक है, बस।
अब उसके बाद हमें टॉपिक है वाई लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, वाई लिंक इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो वाई क्रोमोसोम है, ये जो वाई जीन है, ठीक है, उसमें क्या है, एक डिजीज छुपा हुआ है, डिजीज कैरियर है ये। ठीक है, आप समझो कि यार वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, तो वाई क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम होगा तो अफेक्टेड कौन होगा, मेल या फीमेल? तो सबका आंसर जाना चाहिए मेल को। क्यों? क्योंकि इसी के पास तो एक वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई। मेल के पास ही तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है ना, और फीमेल के पास तो एक्स एक्स होता है, इसके पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इससे क्या डर होगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं ना। अब इस दोनों के बीच क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है। देखो ये लाइन दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या है, मैटिंग हो रही है। और मैटिंग होने के बाद ये जो दिख रहा है, इतने सारे इसको ऑफस्प्रिंग मिले हैं, इनके है ना, इनके सारे इतने सारे इसके ऑफस्प्रिंग है। तो ये देखो यहाँ पर एक लड़की, ये जो है ये सर्कल है, मतलब ये क्या मिली है इसको, यहाँ पर फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये क्या है, ये मेल है और ये भी मेल है। लेकिन मेल कैसा है, डिजीज कैरियर है, अफेक्टेड मेल है। ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो वाई क्रोमोसोम था वो, अगर है ना, वाई क्रोमोसोम क्या था, वो तो अफेक्टेड था। अब अगर ये गैमेट बनाएगा, और हमें पता है हेटेरोजाइगस में गैमेट कैसे बनाएगा, तो एक्स वाई है तो गैमेट तो दोनों बनाने के लिए लड़ेंगे ना। एक्स वाला बोलेगा कि मैं गैमेट बनाऊंगा, और वाई वाला क्रोमो जो गैमेट है वो बोलेगा मैं गैमेट बनाऊंगा। तो अगर वाई वाला गैमेट जा करके इस फीमेल के गैमेट से मैटिंग करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स वाई ही आएगा। और हम पता है वाई लिंक रिसेसिव चल रहा है, मतलब सॉरी वाई लिंक जो है वो डिजीज है। डिजीज है तो सिंपल सी बात है, वाई के पास अगर डिजीज है तो डिजीज कैरियर कौन होगा, मेल ही तो होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर ये मेल मिला तो ये भी डिजीज कैरियर छुपा है, ये मेल है तो ये भी, इसमें भी डिजीज है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस मेल ने आगे जाके क्या कर लिया, किसी से शादी की। ठीक है, अब शादी कर ली, तो उसमें जिसे शादी की वो भी कैसी है, वो अनअफेक्टेड है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इस शादी करने के बाद भी इससे एक लड़की मिली और एक लड़का मिला। अब ये जो प्रोजेनी है, जो फीमेल है, ये इसे भी अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो मेल मिला फिर से प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसके वाई जीन में प्रॉब्लम था, इसीलिए इससे अभी भी जो बच्चा हुआ, मतलब कि जो प्रोजेनी मिली, जो मेल मिला, उसे भी अभी भी क्या रह गया, डिजीज रह ही गया। ठीक है, उसी तरह इस लड़की का भी क्या हुआ, मैरिज हुआ आगे जा करके किसी लड़के के साथ, लेकिन ये डिजीज कैरियर नहीं है। अब ये डिजीज कैरियर नहीं है तो इससे जो प्रोजेनी मिला, दोनों मेल मिले, और दोनों के दोनों ठीक है, कोई भी डिजीज कैरियर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई डिजीज नहीं था, ये डिजीज फ्री था, इसीलिए इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इस लड़के के साथ अभी भी डिजीज है, इसके जब मैटिंग हुई किसी और लड़की के साथ, तो फिर से जो बच्चे हुए, जो प्रोजेनी आया, दो मेल हुए, दोनों के दोनों में क्या हो गया, डिजीज आ गया। तो वाई लिंक समझ में आ गया ना, कि यार वाई लिंक इनहेरिटेंस का मतलब है कि वाई क्रोमोसोम में, या फिर ये बोलो तो वाई जीन जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो लड़के में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब है एक्स लिंक डोमिनेंट। अब देखो हमने अभी वाई लिंक किया, अब बढ़ते एक्स लिंक। ठीक है, अब एक्स क्रोमोसोम तो लड़के के पास भी होता है, सिंपल सी बात है, एक्स क्रोमोसोम तो लड़के के पास भी होता है और लड़की के पास भी होता है। यहाँ पर हमें पता चल दिख रहा होगा कि डिजीज कैरियर कौन है, एक मेल है। ठीक है, ये ये कैरियर नहीं है। ठीक है, अब दोनों के बीच क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है। मैटिंग होने के बाद हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये जो मेल है, ये इससे कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार लिंक डोमिनेंट कौन है, एक्स है, एक्स। समझ, देखो ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्स को प्रॉब्लम हुई है, एक्स जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है उसे डिजीज है, वाई को डिजीज नहीं है। तो हो सकता है कि इसकी जो ये जो जो मेल आया, इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, पर ये सही इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, वो लड़का का नहीं है, मतलब इस फादर का नहीं है, इस मदर का एक्स क्रोमोसोम इस बच्चे के अंदर आया है, इस मेल के अंदर आया है, इसलिए इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें पता है फीमेल का क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स एक्स होता है। अब एक्स एक्स होता है और इसका होता है एक्स वाई, तो और एक्स को एक्स क्रोमोसोम वाले को प्रॉब्लम है, वाई वाले को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये एक्स वाला क्रोमोसोम अगर इस एक्स वाले के साथ अगर मैटिंग कर रहा है तो लड़की मिली, तो इसलिए इसे प्रॉब्लम हुआ। पर इसका वाई क्रोमोसोम अगर इस फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मैटिंग करे तो उससे क्या मिलेगा, एक मेल मिलेगा, और वो मेल कैसा होगा, अनअफेक्टेड होगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको?
अगर नहीं हो रही तो खुद थोड़े प्रैक्टिस करना कि एक बार एक्स एक्स क्रोमोजोम लिखना और एक एक्स वाई क्रोमोजोम लिखना, और देखना कि एक एक्स क्रोमोजोम को आपको क्या मान लेना है, ये जो एक्स वाई लिखोगे तो उसमें एक्स जो क्रोमोजोम होगा वो अफेक्टेड आपको लेकर के चलना है। अगर आप उसके बाद मैटिंग कराओगे तो देखोगे कि जो एक्स एक्स क्रोमोजोम मिल रहा है उसको ही प्रॉब्लम मिलेगा, एक्स वाई क्रोमोजोम को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब कि इसके अंदर जो एक्स क्रोमोजोम है वो लड़का का ना होकर के लड़की का है, मतलब कि इसकी मदर का क्रोमोजोम इसके अंदर आया है। ठीक है यार, अब इससे ज्यादा मैं डीपली नहीं बता सकता आपको। ठीक है, अब देखो, अब ये जो जो कैरियर है, जिस कैरियर थी, इनका साथ इनका भी क्या हो गया, मैरिज हो गया। आगे जा करके मैरिज होने के बाद मैटिंग किया, मैटिंग होने के बाद जो प्रोजेनी मिला, प्रोजेनी मिलने के बाद देखा जा रहा है कि यार यहाँ पर इस लड़की का भी प्रॉब्लम आ गया, मतलब कि इस फीमेल को भी प्रॉब्लम हो गया, और यहाँ पर इस मेल को भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों? तो एक्स लिंक जो डोमिनेंट है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। चलिए मैं उसको पूरा क्लियर ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे करना है, वो बताता हूँ। देखो यार, यहाँ पर क्या था, ये जो था ये जो था मेल था, और यहाँ पर एक फीमेल थी जो ये मैटिंग कर रहा था। अब प्रॉब्लम किसको था, ये इसको था, मतलब अफेक्टेड कौन है, ये था। और हमें पता है इसका अफेक्टेड है कि एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। और हमें पता है अफेक्टेड कौन सा क्रोमोसोम है, अभी एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। दोनों के दोनों अनअफेक्टेड है, मतलब इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये पूरा तरह से ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम में है। ठीक है, अब मैटिंग होना है इस दोनों के बीच। अब मैटिंग अगर होगा तो कैसे होगा, तो मैटिंग करना है हमें कैसे, जब ये हेट्रोजाइगस है तो या तो एक्स क्रोमोसोम आगे आएगा या तो ये वाई क्रोमोसोम आएगा, दोनों लड़ेगा भाई। तो एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं, जिसमें कि ये कौन सा क्रोमोसोम है, या अफेक्टेड क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें तो एक्स एक ही मान लेते हैं ना कि एक आगे आएगा, तो ये एक्स क्रोमोसोम आगे आ रहा है। लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड कौन है, ये है बस। ठीक है, मैंने डैश से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखो, इस दोनों की जब मैटिंग होगी तो ये एक्स वाला, अगर ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर मैटिंग कर ले तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा और एक वाई मिलेगा। मतलब कि ये कौन सा क्रोमोसोम हो रहा है, मेल का कि फीमेल का, तो मेल का क्रोमोसोम हो रहा है। अब मेल का क्रोमोसोम है तो ये अफेक्टेड है या नॉन अफेक्टेड, तो देखो यार, ये नॉन अफेक्टेड था, ये भी नॉन अफेक्टेड था, तो ये मेल कैसा है, नॉन अफेक्टेड है। लेकिन अगर कहीं इस वाले क्रोमोसोम के साथ अगर इस एक्स वाले के मैटिंग कर ले तो क्या रिजल्ट आएगा, एक एक्स और एक्स डैश, ये रिजल्ट आएगा। और हम पता है ये एक्स डैश कैसा है, कैरियर है, डिजीज कैरियर है। तो ये क्रोमोसोम नंबर पहले बताओ किसका है, मेल का या फीमेल का, तो फीमेल का है। अब हमें पता है ये जो है ये डिजीज कैरियर है, तो ये पूरा को क्या कर लेगा, कैरियर बना देगा। अब कैरियर बना देगा तो रिजल्ट क्या आएगा आखिर, ये तो ये कैरियर ही तो कहलाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो फीमेल होगी ये कैरियर होगी, लेकिन जो मेल होगा वो कैरियर नहीं होगा, ये कैरियर फ्री होगा, डिजीज कैरियर फ्री होगा। क्योंकि इसका ये जो एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है, उसके साथ मैटिंग कर रहा है इसका वाई क्रोमोसोम, इसलिए ये कुछ को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रहा है, इस फीमेल को हो रहा है, क्योंकि इसका एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है और इसका एक्स क्रोमोसोम अनअफेक्टेड है। लेकिन फिर भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अफेक्टेड ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप तो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया है। अब सेकंड केस की बारी। सेकंड केस में क्या था कि ये जो फीमेल हमें मिली थी वो कैसी हो चुकी थी, अफेक्टेड हो चुकी थी, डिजीज कैरियर था, कुछ इस तरह था। लेकिन जो मेल के साथ ये मैटिंग कर रही है, मेल के साथ, वो तो डिजीज फ्री है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बारे, अब ये क्रॉस कैसे करेगी, मैटिंग कैसे करेगी अपना। सो देखो, अब सिंपल सी बात है, या तो ये अब दोनों में से अलग अलग हो गए ना, क्योंकि एक हो गया डिजीज कैरियर क्रोमोसोम और एक हो जाएगा डिजीज फ्री क्रोमोसोम। तो या तो अब ये वाला एक्स आगे आएगा मैटिंग के लिए, या तो फिर ये वाला एक्स आगे आएगा मैटिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ भी उसी तरह केस होगा, या तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम आगे आएगा मैटिंग के लिए, या तो फिर ये वाई वाला क्रोमोसोम आएगा मैटिंग करने के लिए। अब देखो, अगर ये एक्स वाला क्रोमोसोम इसके एक्स वाले क्रोमोसोम के साथ मैटिंग करता है तो क्या रिजल्ट आएगा, तो हमें एक्स एक्स आएगा, लेकिन ये जो डिजीज कैरियर है ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, फिर से अगर ये एक्स क्रोमोसोम अगर इस वाई वाले क्रोमोसोम के साथ मैटिंग कर ले तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा क्या, तो ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये मेल आ रहा है पर ये कैसा मेल है, अफेक्टेड मेल है, क्योंकि ये इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ मैटिंग किया है। लेकिन वही अगर ये वाला क्रोमोसोम के साथ अगर ये क्रोमोसोम अगर मैटिंग कर ले तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, डिजीज फ्री है। मतलब कि ये जो फीमेल होगी ये हो सकती है कि इसे कोई प्रॉब्लम ना आया हो। ठीक है, अब मान लेते हैं
कि ये जो एक्स क्रोमोजोम है इसके साथ ये वाई क्रोमोजोम अगर मैचिंग कर ले तो क्या होगा, तो होगा एक्स और वाई क्रोमोजोम आएगा। अब ये जो है ये कैसा है, ये मेल का है या फीमेल का है, ये तो फीमेल का था, ये किसका है, ये मेल का है। तो ये मेल जो है ये कैसा मेल है, अफेक्टेड मेल होगा या अनअफेक्टेड मेल होगा, तो ये अनअफेक्टेड मेल है। क्यों, क्योंकि इसका एक्स क्रोमोसोम में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम तो इस वाले एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम था ना, ये तो फ्री था, ये डिजीज फ्री था ना। इसीलिए हम देखे हैं कि वहां पर वो जो मैटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें एक मेल में क्या था, प्रॉब्लम था, और एक फीमेल में भी क्या दिखाया गया था कि प्रॉब्लम था। ठीक है, अब तो क्लियर है ना। तो अब तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा ना कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड कैसे रहा और ये बच कैसे गया, मतलब इसे कोई डिजीज क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको मैं उतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस बोल देता हूँ या आप प्रैक्टिस खुद करना। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, इसका क्या हो रहा है, देखो ये कि यहाँ मेल है, ये एक फीमेल है ना, ये मेल है, एक फीमेल है। डिजीज कैरियर कौन है इसमें, फीमेल है। फीमेल डिजीज कैरियर है, तो देखने को ये मिल रहा है कि इसमें अगर कैरियर अगर मदर है तो जितने भी सन हो रहे हैं, है ना, सन्स हो रहे हैं, है ना, मतलब कि ये जो मेल हो रहा है प्रॉब्लम उसी को हो रहा है कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पर ये मेल जो है वो ठीक था, लेकिन ये फीमेल क्या थी, कैरियर थी। तो जाके जो इनका मैटिंग होने के बाद जो प्रोजेनी मिला, ये जो मेल हो रहे हैं प्रॉब्लम उन्हें ही हो रहा है, अफेक्टेड वही हो रहे हैं कि नहीं। अब मान लिया इस लड़के ने एक लड़की से शादी किया है जो वो भी कैसी है, अफेक्टेड ही है। दोनों के बीच मैटिंग हुआ, तो मैटिंग होने के बाद जो भी देख रहे तीनों तीन प्रोजेनी मिली और तीनों के तीनों कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए। ये कैसे हो गए आपको खुद उसी तरह चेक करना है जैसे मैंने बताया है। जैसे कि आप क्रोमोसोम ले सकते हो, एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम, दोनों दोनों को आपको अफेक्टेड लेना है। आप खुद मैटिंग करके देखना, जितने भी रिजल्ट आएंगे सारे के सारे अफेक्टेड ही आएंगे। ठीक है, और ऐसा होता कि सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट्स इज मोर कॉमन इन मेल। ठीक है, ये जो सेक्स लिंक रेसेसिव है ना, ये जो डिजीज है ना सेक्स लिंक रेसेसिव, ये मेल में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये मेल में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको आप वीवीआई मान लेना, क्योंकि ये पिछले बार नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्स लिंक रेसेसिव कौन होता है, मेल होता है या फीमेल होती है। अब ठीक है, उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और इसका एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। ये जो है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अभी आगे थोड़ी देर में। तो चलो अब वो जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था ना उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वो जो क्वेश्चन हमने देखा था छोड़ा था पेज, अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने क्वेश्चन बोला था ना, एक्स लिंक रेसेसिव जीन इज एक्स इजिली एक्स लिंक रेसेसिव जीन इजिली एक्सप्रेस इन किस में होगा, आप खुद बताओ। अभी हमने खुद क्या ना, एक्स लिंक रिसेसिव किस में जल्दी होता है, मेल या फीमेल, या फिर इक्वल इन मेल एंड फीमेल, या फिर नॉट इजिली एक्सप्रेस। तो आपका आंसर होगा मेल। ठीक है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, यह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने ये जो नोट्स बनाया है ना इस बेसिस पे बनाया है कि आप बोर्ड्स के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इजी हो, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी इंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये इजी हो। ठीक है ना, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है ताकि आप बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हो सको। ठीक है, और बाकी तो नीट के लिए तो इतना डेफिनेशन की याद नहीं है, बस आपको लॉजिक चाहिए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव। ठीक है, ऑटोजोमल रेसेसिव क्या कहता है, जैसे कि देख सकते हो आप कि यहाँ पर देखो, तो एक ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, एक मेल है। दोनों के बीच क्या हुई, मैटिंग हुई है, दोनों क्या मिले, प्रोजेनी मिले हैं। तो दोनों जब प्रोजेनी मिले हैं, लेकिन देख लास्ट में देख रहे हैं कि यार यहाँ पर एक जो फीमेल मिली है वो अफेक्टेड है, लेकिन ना तो यहाँ मदर अफेक्टेड थी ना ही फादर, पर ऐसा हुआ कैसे, इसका ठीक है, ये ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं अभी तक कि यार अगर मदर ना ही मदर अफेक्टेड है ना ही फादर अफेक्टेड है, लेकिन बच्चे अफेक्टेड कैसे हो गए। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या है कि बोथ नॉर्मल पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड चाइल्ड। जरूरी नहीं है कि मतलब कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, हमें पता है ना यार, साइंस में कोई भी लॉ आखिरी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट्स सो जनरेशन स्किप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है, इट्स सो जनरेशन स्किप। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का, कौन कौन सा, सिक्कल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलासीमिया, है ना। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है,
बस लास्ट टॉपिक और है, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जस्ट उसका अपोजिट है। देखो यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर उसमें क्या था कि दोनों के दोनों पेरेंट कैसे थे, डिजीज फ्री थे, लेकिन यहाँ डोमिनेंट में क्या है, दोनों के दोनों डिजीज कैरियर हैं, है ना, दोनों के दोनों जो पेरेंट है वो डिजीज कैरियर हैं। अब इससे जो बच्चा हो रहा है, जो मेल जो हो रहा है, उसी को प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो बहुत, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बहुत अफेक्टेड पेरेंट्स में हैव नॉर्मल चाइल्ड। ये जरूरी नहीं कि जो दोनों के दोनों अगर अफेक्टेड हैं तो जरूरी नहीं कि ये बच्चा जो है वो हमेशा अफेक्टेड ही है, ये भी जरूरी नहीं है। ये बताता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, जनरली डू नॉट शो जनरेशन स्किप, और इसमें जो है जनरेशन स्किप शो नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में आ चुका है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में कि या फिर जनरेशन स्किप होता है या नहीं होता है, या ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए मैं नीट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब पढ़ना है हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन जो अभी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स इसी हिसाब से बनाया है कि आप बोर्ड्स जो दे रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जीन पूल का कहने का मतलब यही है कि बस जैसे कि जीन, जो बहुत सारे जीन जब एक जगह आकर मिलते हैं और उससे जो रिप्रोडक्शन करने के बाद जो पॉपुलेशन बनता है उसको कहते हैं जीन पूल। ठीक है, जीन, दूसरा डेफिनेशन आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो को अपन हम जीन माइग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जीन फ्लो का मतलब भी क्या समझ में आ रहा है कि जीन का फ्लो होना मतलब बहना। अब ऐसा तो है नहीं यार, पानी तो है नहीं जिन जो बहेगा तो हम देख लेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मानो एग्जांपल एक देता हूँ, जैसे कि कोई पेरेंट्स है, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। ठीक है, दोनों का जब दोनों मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद जो जायगोट बनता है, जो प्रोजेनी मिलती है, तो ऐसा तो है ना कि जो पेरेंट का ही तो जीन आता है बच्चे में, है ना, पेरेंट का ही जीन तो आ रहा है ना ऑफ स्प्रिंग में, यानी कि प्रोजेनी में। तो वो जो जीन का फ्लो हो रहा है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, उस फ्लो को कहते हैं जीन फ्लो या फिर जीन माइग्रेशन। ठीक है, तीसरा है जीन लोड। जीन लोड कहता है जैसे कि जो जीन आ रहा है, जैसे कि है ना, जो जीन पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, वो फिट है तो फिट रहेगा, अनफिट रहेगा अनफिट। अगर पेरेंट है तो जो जीन जाएगा वो तो अनफिट जीन ही जाएगा, तो बच्चों को भी तो प्रॉब्लम होगा ना। इसीलिए इसी की इसका डेफिनेशन आप पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, जेनेटिक लोड का इसका एग्जांपल अगर दो तो देखो, जैसे कि खल्ली को सभी जानते हैं ना कि द ग्रेट खल्ली। ऐसा तो नहीं है वो फाइटर था, वो बॉक्सर था तो उसका बेटा भी बॉक्सर ही बनता, ऐसा तो है नहीं। पर हाँ, ये जरूरी है कि उनका उसका अगर जीन फिट है तो उसका बच्चे का भी जीन जो होता है वो। तो आप पढ़ते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी को हम एलिल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि हम पता है जीन के क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलिल बोलते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी बोले या एलिल फ्रीक्वेंसी बोले, बात एक ही है। और जीन फ्रीक्वेंसी दिए थे हार्डी बिम्बर्ग अंकल ने। अब हार्डी बिम्बर्ग अंकल ने इसको समझाया एक फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, उस वो फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होता है। उनका कहने का मतलब ये था। अब ठीक है, अब पी, इसमें जो पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है एलिल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एलिल्स। ठीक है, डिफरेंट एलिल्स का फ्रीक्वेंसी को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को, और क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रेसेसिव को। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या होमोजाइगस रेसेसिव है और कौन होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्या मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर को मान लेते हैं अपन ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए, और कैपिटल ए और कैपिटल ए हमें दिख रहा होगा कि यार कैसा क्रोमोजोम है ये, होमोजाइगस क्रोमोजोम है। सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों सेम ट्रेड से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो कैसे हो जाएंगे, होमोजाइगस हो जाएंगे। तो ये होमोजाइगस क्रोमोजोम है। तो वही तो हमने कहा था कि पी स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट को कर रहा है, और दोनों दोनों डोमिनेंट तो है ही। अब आते हैं पी क्यू पे। पी क्यू क्या है, पी क्यू को मान लेते हैं कैपिटल ए है, तो एक स्मॉल है, मतलब कि एक डोमिनेंट है तो एक रेसेसिव है ना, एक डोमिनेंट ट्रेड से बिलोंग कर रहा है तो एक रेसेसिव ट्रेड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं क्यू स्क्वायर पे। तो क्यू स्क्वायर क्या मानना है, स्मॉल है मतलब कि दोनों दोनों कैसे हैं, रेसेसिव है, लेकिन क्रोमोसोम कैसा है, होमोजाइगस क्रोमोसोम है। तो वही तो हमने कहा था यार कि क्यू स्क्वायर क्या है, कि होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप है। ठीक है, इसको बस एक एग्जांपल के तरह से हमने माना है। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, जेड डब्ल्यू हो सकता है, जेड ओ हो सकता है, एक्स ओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो बस एक एग्जांपल है, कैपिटल है से। ठीक है, क्वेश्चन जैसा आएगा आपको ऐसा समझना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला दिया गया है, वो है P प्लस क्यू बराबर 1। ठीक है, और P का मानना है फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ
होमोज क्या ये जो लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ऑफ ए, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, ठीक है। और क्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल। तो ठीक है, जब अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल को जोड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा, इनका कहना था। अब इसके हिसाब से क्या क्वेश्चन आता है वो हम क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल्स ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप, ठीक है, 50 mn, 20 mn एंड 30 mn, एंड फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ m एंड n। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपसे, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 100 इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, वो भी ब्लड ग्रुप कौन सा है, mn ब्लड ग्रुप है, जिसमें कि तीन हमें दिया गया है, कौन सा, 50 mn है, 20 mn है और 30 mn है। अब हमें फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी बताओ, m की फ्रीक्वेंसी कितनी है और कैपिटल n की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमें निकालना कैसे है, सो देखो पहले तो आप देख लेते हैं कि कैपिटल m का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो कैपिटल m कितना है, 50 है। कैपिटल n का फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 है, और nn का फ्रीक्वेंसी है 30। हमें क्या किया, टोटल m जिन को लिया, सिर्फ m जिन, ठीक है ना, m जिन का पहले क्या किया, टोटल m जिन को लिया। तो टोटल m जिन कितने थे, टोटल m जिन यहाँ पर देखो कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। 50 इंटू टू, अब 50 इंटू टू क्यों किया, 50 इंटू टू इसलिए किया क्योंकि हमें पता है जो कैपिटल m है ना, तो एक m के बराबर भी 50 है, ठीक है, एक m के बराबर 50 है। और m कितने यहाँ पर, 2m है, तो 2m है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर दाओ, यहाँ mn है, तो मतलब यहाँ पर n बराबर भी 20 होगा और m बराबर भी 20 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, फिर से 20 लिया। अब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। और उसी तरह टोटल n जिन को भी निकालो, तो यहाँ n जिन कितने होंगे, यहाँ 30 है, यहाँ पर देखो एक n बराबर 30 है, तो 2n बराबर कितने हो जाएंगे, 60। अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर 20 mn है, मतलब कि 20 n है और 20 m छिपा है, तो यहाँ पर 20 n को ऐड करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा, 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब अगर हम टोटल जीन कैलकुलेट करें तो टोटल जीन कितने हो रहे हैं, 200। अब हमें पता है, अब हम फ्रीक्वेंसी किसका निकालना है, m का निकालना है और n का निकालना है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी निकालने किस तरह निकालते हैं, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी निकालना है उसको ऊपर रखो और टोटल नंबर ऑफ जीन से डिवाइड दे दो तो आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, वही तो किया। अब m जीन कितने थे, टोटल m जीन हमारे 120 थे, तो 120 लिया। हमारे m प्लस n कितने आ रहे थे, 200 आ रहे थे, डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 0.6। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाला, n का भी निकाला, उसी तरह n हमारा कितना था, 80 था। हमने टोटल कितना निकाला, 200, डिवाइड दिया तो क्या आंसर आया, 0.4 आया। अब ये हमारा अभी भी फाइनल आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि m और n का निकालो, ये बोला कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ m एंड n। मतलब ये अभी तक क्लियर नहीं किया है कि हमें n का निकालना है या m का निकालना है या दोनों का। तो जब इस केस में ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमें दोनों का ही निकालना रहता है, याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0.6 n का m का था, m का लिया, और 0.4 किसका था, n का था, उसको ऐड कर दिया। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, 1.0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर ये पूछता सिर्फ m का बताओ तो हम सिर्फ m का बताते हैं, सिर्फ n का पूछता तो n का बताते, दोनों का पूछा तो दोनों का हमने बता दिया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने हेल्प कर दिया बनाने में। अब अगला क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रैंडम पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इज 0.09, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर भी ये आप नहीं कर पाओ तो ये नोट्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसमें चेक कर लेना। मैं बता देता हूँ अभी इसमें करना क्या है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा है कि हार्डी-मेम्बर प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें कि पढ़ा क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमें यहाँ याद होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने जिक्र किया था। तो यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है रेसेसिव फिनोटाइप की। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप जैसे कि 2pq, याद है 2pq, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी आंसर मैं बता देता हूँ कि डी होगा, 42% आएगा, ठीक है। कैसे आएगा प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ अ कपल हैज 4 गर्ल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड बीइंग मेल इज। बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपल है जिसके कि 4 गर्ल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बताना है कि जो 5th चाइल्ड होगी
उसका मेल होने का कितना चांस है, ठीक है, 50%, 25%, 75%, 100%। ये भी बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस करना है, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करोगे, तो हमें पता है कि क्रोमोसोम हमें निकालना है, आपको एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम के बीच क्या करना है, क्रॉस करना है आपको, और आपको चेक करना है कि जो प्रोजेनी आ रही है वो कितना परसेंट मेल का है और कितना परसेंट फीमेल आ रहा है, ठीक है। तो वही जो जो चांस आएगा वही चांस इसका आंसर होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर जो होगा वो 50% आएगा। वो कैसे, अगर आप निकाले तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाओ तो आप नोट्स में चेक कर लेना, पर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑन विच प्लांट मेंडल हैड कैरिड आउट द इन्वेस्टिगेशन। बताओ अब ये तो बताना ही पड़ेगा यार। लेकिन अब कोई देखो, तो यहाँ सभी को पता है कि यार पी पे स्टडी की थी। अब कौन से पी पे स्टडी की थी, गार्डन पी पे स्टडी की थी, वाइल्ड पी पे स्टडी की थी, काउ पी पे स्टडी की थी, पिजन पी पे स्टडी की थी। तो यार इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ गार्डन पी पर ही तो स्टडी किया है, बहुत सारे वेरिएंट्स उसी पे तो देखे, कैरेक्टर भी तो, ट्रेड्स भी देखे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, गार्डन पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड homozygous species individuals in F2 जनरेशन। अब बताओ यार, ये तो बहुत ही इजी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सभी ने किया था, इसका आंसर सभी को पता होगा कि 1:2:1 ही होता है। हमारा आंसर क्या था F2 जनरेशन में, 1:2:1 ही तो था। गुड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द क्रॉस बिटवीन रेसेसिव टू इट्स हाइब्रिड और इट्स F1 प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। अब बताओ कि हमने कौन सा क्रॉस पढ़ा था जिसमें F1 जो जनरेशन था उसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे थे, रेसेसिव के साथ करवा रहे थे। अब बताओ इसमें से कौन सा क्रॉस होगा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल सा एग्जाम हमने याद है कि ये टेस्ट क्रॉस में था, ठीक है। टेस्ट क्रॉस पे तो पढ़ा था कि F1 जनरेशन के साथ हम किसका क्रॉस करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं। बैक क्रॉस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोनों क्रॉस करवाते हैं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में तो ऐसा कोई क्रॉस था ही नहीं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आते हैं, हाउ मेनी प्लांट्स आर डाईहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 कैसे होगा, तो हमें याद होगा कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस जब कर रहे थे तो हमें याद होगा कि हम क्रॉस कैसे कर रहे थे, हम क्रॉस कर रहे थे दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के साथ। कौन कौन सा था, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और एक था इधर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जो हमें पता है इधर दोनों में से एक कैपिटल आर आगे आ रहा था, दोनों में से एक कैपिटल वाई आगे आ रहा था। इधर भी दोनों में से एक स्मॉल आर आगे आ रहा था, इधर भी दोनों में से एक कैपिटल स्मॉल वाई आगे आ रहा था। तो हमारा हमने रिजल्ट कितना मिल रहा था, ये 4 ट्रेड्स मिल रहे थे ना। तो मतलब कि हमने कितने प्लांट यूज किया था, हमने 4 प्लांट को एक्सपेरिमेंट किया। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जीन में होने वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिजीज आते हैं, तो पहला डिजीज है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हेमोफीलिया, तीसरा होता है सिकल सेल अनेमिया, चौथा है फिनाइल केटेनूरिया, और लास्ट है थैलासीमिया, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन से डिजीज आते हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण होता है डाउन सिंड्रोम, काइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब हम इस एक का करके हम सारे के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। उसमें भी सबसे पहला कौन है, तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है ना कि वो कंफ्यूजन होता है हमें रेड कलर और ग्रीन कलर को लेकर के, ठीक है। उसको पहचानने में प्रॉब्लम आती है कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है, ठीक है। और ये जो डिजीज है वो सेक्स लिंक रेसेसिव होता है। कैसा होता है, सेक्स लिंक रेसेसिव होता है। और ये 8% मेल में कॉमन है और 0.4% फीमेल में ये कॉमन डिजीज है, ठीक है। दूसरा डिजीज है हमारा हेमोफीलिया। हेमोफीलिया भी कैसा है, सेक्स लिंक रेसेसिव होता है। ये जो हेमो का मतलब होता है उस ब्लड, और फीलिया का मतलब होता है लव। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा डिजीज है जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है। मतलब कि ब्लड अगर बहना शुरू हो जाए बॉडी पार्ट से तो वो जल्दी रुकेगा ही नहीं है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, ठीक है। ऐसा होता है कैसे है, तो प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है इस हेमोफीलिया में, जिसके कारण जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता ही जाता है। मतलब कि अगर समझो तो हेमोफीलिया में ब्लड की क्या और एक कमी हो जा रही है। अब होता है ऐसे, जैसे कि ये मेल है और ये फीमेल है ना। और ये मेल का क्रोमोसोम है एक्स वाई और ये फीमेल का क्रोमोसोम है एक्स एक्स, ये नॉर्मल कंडीशन पर है,
ठीक है। मान लेते हैं ये जो फीमेल का क्रोमोसोम था एक्स एक्स, वहाँ इस दोनों में क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम को क्या हो गया, डिजीज हो गया, हेमोफिलिक हो गया, मतलब कि डिजीज कैरियर हो गया, तो भी हम कहेंगे वो फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम है। अब दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स को प्रॉब्लम होगा तो जरूरी तो नहीं इसके जो भी प्रोजेनी बनेंगे, इसके जो भी प्रोजेनी आएंगे, जरूरी तो नहीं कि उसमें भी प्रॉब्लम आए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, डिजीज कैरियर है, तो भी हम उसको नॉर्मल बोलेंगे या तो बोलेंगे कैरियर। ठीक है। अब लेकिन वही अगर मेल में हो जाए, जैसे कि एक यहाँ देख सकते हैं एक एक्स क्रोमोसोम है और वो भी कैसा हो गया है, डिजीज कैरियर हो गया है, तो हम कहेंगे ये मेल कैसा है, अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसके पास और कोई भी दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। अब अगर हमें मेल हम चाहें कि अगर फीमेल कैसे कैरियर हो सकती है, फीमेल कैसे पूरी तरह से अफेक्टेड हो सकती है, तो तभी वो अफेक्टेड होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे हो जाए, डिजीज कैरियर हो जाए। पर ये बहुत रेयर केस है, ऐसा जल्दी होता नहीं है। ठीक है। ऐसा जल्दी होता नहीं है कि दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है फीमेल के वो अफेक्टेड हो जाए। ठीक है। ऐसा जल्दी होता नहीं है। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या था हमारा, फिनाइल कीटोनूरिया। अब फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। कभी वो दोनों हम कैसा पढ़ रहे थे, दोनों सेक्स लिंक रिसेसिव था, लेकिन ये जो डिजीज है ये होता है ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव। ऐसा होता, इसमें क्या होता है कि ये जो फिनाइल एलानिन है ना, ये फिनाइल एलानिन जो है एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करना रहता है। लेकिन कभी कभी एंजाइम की कमी के कारण, ठीक है, जितना एंजाइम इसे चाहिए इस टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए उतना नहीं मिलता, तो कमी के कारण क्या कर लेता है ये फिनाइल एलानिन जो है ये टायरोसिन ना बना करके क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, तो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इस फिनाइल पायरुविक एसिड को ही कहते हैं हम फिनाइल कीटो एसिड, और पूरे के प्रोसेस को कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। तो ये फिनाइल कीटोनूरिया कर क्या रहा है कि एंजाइम का कमी लाता है, जिसके कारण जो चाहिए हमें वो मिल नहीं पाता है ना, ये मिल नहीं पाता। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है सिक्कल सेल एनीमिया। ये एक ऐसा डिजीज है, ये है ऑटोजोमल लिंक रेसेसिव। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है ना, इसका सब्स्टिट्यूशन होता है इस वैलिन के थ्रू। ठीक है। और ये वैलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सिक्स्थ पोजीशन ऑफ हेमोग्लोबिन चेन। ठीक है। जो हेमोग्लोबिन का जो चेन होता है उसके सिक्स्थ पोजीशन पर ये सिक्कल सेल ये जो वैलिन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। लास्ट डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कैसा डिजीज है, ये भी ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है ना, ये जो है हेमोग्लोबिन चेन की कमी के कारण आता है। थैलेसीमिया कैसे होता है, तो हेमोग्लोबिन चेन की कमी के कारण थैलेसीमिया होता है। ठीक है। इसका ट्रिक है बस कि हेमोग्लोबिन में चेन लेस था, मतलब क्या था, लेस का मतलब क्या होता है, कम, मतलब कि हेमोग्लोबिन का चेन की कमी के कारण होने वाला डिजीज है ये थैलेसीमिया। और ये थैलेसीमिया जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है। ये ए भी लिख दिया मैंने, एक है ये, इसका मतलब है अल्फा और इसका मतलब है बीटा। ठीक है। इसका मतलब है बीटा। तो बीटा तब अगर अल्फा चैन की कमी के कारण, अगर अल्फा हेमोग्लोबिन चैन के कारण अगर डिजीज हुआ तो कहेंगे उसको अल्फा थैलेसेमिया, और अगर बीटा चैन की कमी कारण होता तो हम कहेंगे उसको बीटा थैलेसेमिया। ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने कंप्लीट कर लिया जो हमने पढ़ा जेनेटिक डिसऑर्डर में, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या हमारा, इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इसमें बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम जो है एक डिजीज है जिसको दिया किसने था, लैगडन डाउन ने दिया है। कब दिया है, 1866 में दिया है। ठीक है। 1866 में दिया है। अब इसमें होता क्या है, तो जो 21st क्रोमोसोम होता है उसका ये ट्राइजोमी बनाता है। ठीक है। इस ट्राइड जो है 21st क्रोमोसोम का क्या बना देता है, ट्राइजोमी बना देता है, जिसके कारण हाइट में डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा राउंड हेड हो जाता है, और फ्लॉट टंग होता है, और पार्शियली ओपन माउथ हो जाता है। मतलब माउथ जो है पूरा बंद नहीं रहेगा जल्दी। ठीक है। जिस तरह इमेज आप देख सकते हो कि इस इंसान को कि किस तरह छोटा दिख रहा होगा, हाइट इनकी क्या हो गई, डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है। राउंड हेड होता है थोड़ा। तो ये हुआ कैसे है, तो इसी डाउन सिंड्रोम के कारण इनको ऐसा हुआ है। ठीक है। अब दूसरा डिजीज क्या है, काइन फिल्टर सिंड्रोम। काइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि एक एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेल का क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स वाई है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो है, ये वाला क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है कि फीमेलनेस को शो कर दे रहा है, मतलब कि जो मेल है उसको एस्टेराइल बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, एस्टेराइल बना दे रहा है। ठीक है। और फीमेनाइन कैरेक्टर का डेवलपमेंट करा देता है। जिस तरह आप देख सकते हो कि ये जो एक मेल था, लेकिन ये इस काइनफिल्टर सिंड्रोम के कारण, इस एक्स क्रोमोसोम के एडिशन के कारण क्या हो रहा है कि सेकेंडरी कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर जो है उनका डेवलपमेंट हो जा रहा है।
ठीक है। और लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जस्ट इसका अपोजिट है। ये होता था मेल को, तो इसमें किसको प्रॉब्लम होगी, फीमेल को प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है ना कि एक एक्स क्रोमोसोम की डिफिशियंसी आ जाती है। जैसा कि देख सकते हो इसका क्रोमोसोम है एक्स ओ, मतलब कि इसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है इसकी क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई है। अब डिफिशियंसी आने के कारण क्या हो जाएगा कि फीमेल जो है वो एस्टेराइल हो जाएगी, इसकी जो ओवेरी होती है वो रूडिमेंट्री ओवरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है। इसका इमेज आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो कर लो यार, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है खत्म, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ चिल्ड्रन इन अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरी अ नॉर्मल मैन, ठीक है। तो मैं इसका भी आपको आंसर यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, बस मैं आपको क्लू बताऊंगा, ठीक है, आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कि अगर किसी कलर ब्लाइंड वुमेन की का शादी अगर किसी नॉर्मल मैन के साथ हो जाता है तो उससे क्या प्रोजेनी आगे बनेगा, वो आपको इस ऑप्शन में देख करके बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो आप बता पाओगे। तो सॉल्व कैसे करना है कि पहले आपको इस फीमेल का क्रोमोसोम पता होना चाहिए, दूसरा आपको मेल का क्रोमोसोम पता होना चाहिए। फीमेल का क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स, और मेल का क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स वाई होता है। और हमें पता है कि ये इसमें कैरियर कौन है, कलर ब्लाइंड कौन है, मेल या फीमेल, तो फीमेल है, ये क्रोमोसोम है। याद करो कि हमने थोड़ी देर पहले भी हेमोफिलिक पढ़ा था, याद करो, ये देखो, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला था कि अगर किसी फीमेल को अफेक्टेड होना है तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे होना चाहिए, डिजीज कैरियर होने चाहिए, तभी वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है आपको क्या मानना है कि दोनों कैसे हैं, अफेक्टेड है, मतलब कि आपको कैसे लिखना है इसको, एक्स सी। सी क्यों, सी का मतलब है कलर ब्लाइंड, एच रहता तो आप समझ जाते कि हेमोफिलिक, लेकिन यहाँ हेमोफिलिक नहीं है, ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, इसीलिए आपको एक्स सी यूज करना है। अब इससे आगे जाकर के आपको गैमेट बनाना है। अब जो गैमेट बनेगा आपको यहाँ लिखना है, इससे भी आगे जाकर आपको गैमेट बनाना है, जो गैमेट बनेगा वो आप लिखोगे, और इस दोनों गैमेट के साथ आपको क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसमें से आंसर आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर है बी, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स। अब कैसे आएगा वो आप खुद आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन इन ह्यूमंस। बताओ कि हम ह्यूमंस में किसी भी ऑफस्प्रिंग का मतलब कि किसी बच्चे का सेक्स हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, कैसे पता चलेगा। ऑप्शन क्या कह रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, मतलब मदर के सेक्स क्रोमोसोम को देखेंगे तो हम पता कर सकते हैं, या तो फिर हम साइज ऑफ ओवम या साइज ऑफ स्पर्म, या तो फिर हम फादर का क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम उसको देखेंगे तो बता सकते हैं। तो अब देखो, तुरंत जल्दीबाजी में आंसर मत देना, जल्दीबाजी में दोगे तो आप गलत दे दोगे। इसका सही आंसर होगा 4, ठीक है। वो कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि जो मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स वाई होता है, और फीमेल का क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स। मतलब इससे जो गैमेट बनता है, सिर्फ क्या गैमेट बनेगा आगे जाकर के, सिर्फ एक्स ही तो देगी ना ये। लेकिन ये जो मेल है इस हमारे पास तो दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम भी वाई क्रोमोसोम भी। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारे क्रोमोसोम पे ना, कि ये कौन सा क्रोमोसोम जा करके इस गैमेट से जा करके फर्टिलाइजेशन करे, मैटिंग करे, है ना। या तो अगर एक्स वाला मैटिंग करेगा तो लड़की, और अगर ये वाई वाला मैटिंग करता है तो क्या मिलेगा, लड़का मिलेगा। तो मतलब कि डिपेंड किस पे कर रहा है कि मेल हो या फीमेल हो, लड़का ये जो मेल है उसके क्रोमोसोम पर, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक अरे अरे, रुको जरा, सब्र करो। थोड़ा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ कि आप तुरंत जा रहे हो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं चैप्टर के बारे में कि आपको चैप्टर कैसा लगा, है ना। तो आपने चैप्टर में पढ़ा क्या, चैप्टर के बारे में हमने देख लिया था कि हमने पहले ही बात किया था कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा कि सेल क्या होता है ना। फिर हेरिडिटी के बारे में समझा, फिर साइंटिस्ट के कुछ नाम देखे, फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। मेंटल साइंटिस्ट सबसे फेमस थे, वो भी हमने देखा क्या क्रॉस क्या था, एलिल क्या था, इतने सारे क्रॉस किए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। फिर हमने जीन के बारे में, डीएनए के बारे में भी जान लिया कि हम इस समय क्या पढ़ते हैं, है ना। और तो और हमने फिर पेडिग्री एनालिसिस किया। पेडिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम सभी के बारे में पढ़ा, है ना। हमने ये भी देखा कि अगर अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके चाइल्ड कैसे होंगे, सारे सारे मैंने बात की है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन और सॉल्व करना है। आप मेरे को कमेंट करना कि आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा पार्ट लगा।